थैंक यू ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस एंड आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है. सो एक इंटरेस्टिंग चीज हैपेंड टुडे वाज इनिशियली आवर प्लान वाज टू टेक केयर ऑफ टू लर्न अबाउट डायग्नोस्टिक सेक्टर एंड हाउ इट इज डूइंग फ्रॉम मोहित जहांगीर सर. बट देन फिर हम मेरा और मोहित सर का थोड़ी देर पहले बात हुआ एंड वी थॉट कि एज ऑफ दिस मोमेंट सो डायग्नोस्टिक सेक्टर इज गोना स्टे देयर, बट इस समय Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही हॉट हैं एंड दैट इज समथिंग दैट इज इवन मोर सिग्निफिकेंट राइट नाउ. तो व्हाई डोंट वी डिस्कस दैट? So we have, if you came here for diagnostic sector, that will happen. That will probably happen next Friday. We'll discuss that. Of course, we'll get to learn so much about it from Mohit Jahangir sir. But आज हम लोग और भी एक मजेदार और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका कि आई थिंक और ज्यादा क्रिटिकल है इस समय डिस्कस करना. दैट इज Q3 रिजल्ट्स आए हैं जो अभी आए हैं. एक और चीज, एक और सजेशन मोहित जहांगीर सर ने दिया बहुत इंटरेस्टिंग. दैट वाज कि let's get someone who is we all of us know that Mohit sir is into fundamental investing and मैं तो उनको हमेशा बोलता ही हूँ कि वो पीटर लिंच ऑफ इंडिया हैं. बट उनका एक सजेशन था कि क्यों ना किसी एक टेक्निकल एक्सपर्ट को भी लेके आते हैं सो दैट Q3 और मजा आएगा डिस्कस करने में. एक फंडामेंटल एस्पेक्ट से और एक टेक्निकल एस्पेक्ट से हम लोग सेक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं उधर. तो I requested breakout chat sir and he'll soon join us. So उनका थोड़ा last moment था but he said कि he'll join, even if he's a little late in joining. So I'm sure by 9:15, another 10 minutes or so, he should be able to join us. But till then, let us begin आज का interesting discussion. तो सबसे पहले मोहित सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि overall let's discuss a broader view of the market right now. What do you feel about it? And then maybe we can discuss more about sector specific things and any stocks that are in your watch list from those sectors. तो एक पहले broad market overlook पे बातें करते हैं आपकी. Right. So thank you, Vishu and Trinker team for inviting me. और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, आई थिंक जहाँ तक इंडाइसेस का सवाल है, जितने ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो न्यूज आती है रशिया यूक्रेन, इन सब की वजह से मार्केट काफी वोलेटाइल रहता है. बट आई डोंट थिंक ये कोई इवेंट है, ये एक नॉन इवेंट ही है मार्केट के लिए. असल में जो फेड की तरफ से टेपरिंग स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, उन सबको छुपाने के लिए ये सब रशिया यूक्रेन की बातें हैं. तो आई थिंक ओवरऑल लेवल पे जो अपन मैक्रो डेटा भी देखते हैं वो काफी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ग्रोथ का मोमेंटम भी थोड़ा स्लो हो रहा है. तो वो थोड़े रीजन है जिसकी वजह से मार्केट अभी उतना बुलिश जोन में नहीं है. बट स्टिल यहाँ से अगर कोई डिक्लाइन आता है तो आई थिंक कि आपको अपना एसआईपी तो रखना चाहिए चालू. अच्छे स्टॉक में अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहते हैं, स्टिगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए अच्छा रहता है. तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, जैसे निफ्टी 50 का सवाल है, तो वो इंडेक्स अभी काफी एक रेंज में चल रहा है, जबकि आपका स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसमें आपको थोड़ा सा बेरिशनेस दिखेगा अभी. बट आई थिंक कि एक इतने अच्छे रनअप के बाद में थोड़ा सा टाइम करेक्शन मार्केट के लिए जरूरी भी था. तो ओवरऑल मार्केट अभी रेंज में है. बट मैक्रो डेटा को जितना हम देखते हैं तो कुछ इतना बुलिशनेस अभी नहीं दिखाई दे रहा है. तो आपको इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पक्का मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है अभी. इवन जो Q3 के रिजल्ट्स भी थे, उसमें ज्यादातर रिजल्ट्स में आपको मार्जिन पे प्रेशर दिखेगा, आपको कंपनियों में कॉस्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन आते हुए दिखेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर थे. आप क्रूड ऑयल पे मूवमेंट देखते हो, जो कि एक बेसिक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का. तो क्योंकि इन्फ्लेशन भी काफी ऊपर है अभी, कंपनियों में भी आपको भी मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है. तो ओवरऑल हो सकता है कि आपको नियर टर्म में नेक्स्ट एक साल में आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मिले. और अभी का जितना मैं टेक्निकल्स पे देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा निफ्टी का अभी जो करेक्शन है, जो करेक्टिव वेव हम बोल सकते हैं, वो 2015 टू 16 करेक्शन के जैसा ही लगता है, जब स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्म किया था मार्केट्स को. बट स्टिल नो वन नोज क्या होगा. कॉस्ट इन्फ्लेशन रहेगा, इवन इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी. तो वो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है नियर टर्म में. बट एक साल में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अपने एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा. जैसा कि आप वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो गए थे और आप सोच रहे थे कि मुझे अगर ये स्टॉक सस्ता मिल जाता है तो मैं ले लूंगा. वो टाइम आएगा आपके लिए. बट उस टाइम पे आपको थोड़ा सा करेज शो करना पड़ेगा, थोड़ा कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा बाइंग करने के लिए.
तो ओवरऑल थोड़ा सा आप कॉशियस ही रहो मार्केट पे अभी। नियर टर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, सही वैल्यूएशन पे स्टॉक मिले तभी लो। और आज हम डिस्कस भी करेंगे जो हमारे कुछ होल्डिंग कंपनीज है उनके Q3 के रिजल्ट कैसे हैं और नियर टर्म में क्या आउटलुक है। और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, हम नॉर्मली एक Q3 पे डिस्कशन कर रहे हैं जो भी हमारी होल्डिंग कंपनीज है। और फिर जो हमारे सेकंड गेस्ट है ब्रेकआउट चार्ट्स, सर वो अपना टेक्निकल व्यू भी उन पे दे देंगे ताकि आपको बेटर एक क्लैरिटी मिल जाए उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, हमारा व्यू क्लियर हो जाए। तो विशु, मेरा यही व्यू है कि थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इन नेक्स्ट 1 ईयर। राइट राइट, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस सर। ब्रेकआउट चार्ट सर ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है, तो बिफोर वी बिगिन विद द एक्चुअल टॉपिक ब्रेकआउट चार्ट सर, आपका भी एक ओवरव्यू जानना चाहूंगा, अभी आपको क्या लगता है मार्केट्स के बारे में, कैसा चलने वाला है? हेलो एवरीवन। सो मैं मोहित सर की बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि हो सकता है शायद निफ्टी एक रेंज में स्टक हो जाए, बट पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। मैं सेम चीज़ पिछले 3 पॉडकास्ट से बोलता आ रहा हूँ कि निफ्टी में एक वीसीपी पैटर्न बन रहा है। हाँ, टेक्निकली मैं बात करूँ तो इनवर्स। सो अगर वो 17,000 या 16,800 के नीचे बंद होता है तो प्रोबेबली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 15,500। सो उसका वेट करते हैं, बट वो क्लोज आ नहीं रहा है। कभी एक दिन आता है तो अगले दिन 500 पॉइंट का बाउंस आ जाता है। सो जब तक वो नहीं होता, अगर क्लोज नहीं होता 16,800 नीचे, तब तक मैं बुलिश, तब तक मैं साइडवेज हूँ। अगर 17,800 18,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है निफ्टी, एटलीस्ट ऑन वीकली बेसिस, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, डेली बेसिस पे ब्रेकआउट आ जाता है या कुछ हो जाता है एंड नेक्स्ट डे स्टॉक या इंडेक्स करेक्ट कर लेता है। सो वीकली बेसिस पर भी डिपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एंड स्मॉल कैप मिड कैप, मैं सच्ची सच्ची बोलूँ, मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी बहुत ही स्पेसिफिकली बोल के गया था कि भले मार्केट कैसे करेक्ट कर जाए, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग दिख रही है, दिख रही है और दिख रही है। मैं बिल्कुल मानने को रेडी नहीं हूँ कि पूरे मार्केट में सेल ऑफ है। कोई स्पेसिफिक 10 20 30 काउंटर रोज दिखते हैं जहाँ मुझे अच्छे वॉल्यूम के साथ, सुपर वॉल्यूम के साथ, वो लग सकता है भले 300 400 500 करोड़ की कंपनी हो, माइक्रो कैप टू मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी हो, बट ऐसे वॉल्यूम जो स्टॉक के करियर में मतलब स्टॉक की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। और बैलेंस शीट वाइज देखें तो ओकेश कंपनी, नॉट टू गुड कंपनी, बट आप एक माइक्रो कैप 150 200 250 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस लेवल पे कि उनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। बट ओकेश बैलेंस शीट जिसमें ज़्यादा डेट नहीं है, सेल्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, दे आर डूइंग गुड। मतलब 20-20% के आज कितने, कम से कम मेरी होल्डिंग में से 4 स्टॉक आज 10% के ऊपर से, तो वो ट्रेडिंग वाली में। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है, बट एज अ निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा साइडवेज है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन। मुझे मार्जिन्स के बारे में मोहित सर से बात करना है। मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ कुछ केमिकल सेक्टर पे, मतलब टू बी प्रिसाइज केमिकल सेक्टर पे एंड थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर पे। मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड हो गए क्योंकि इनके मार्जिन्स में बहुत वेरिएशन है। सो इस पे भी मैं उनका आउटलुक जानना चाहूँगा कि हाउ ही इज़ लुकिंग टुवर्ड्स केमिकल सेक्टर, क्योंकि चाइना से जो प्रेशर है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बहुत कंपनीज के मार्जिन बहुत कम हो चुके हैं। मतलब सेल्स तो बढ़ रही है बट उनके मार्जिन इतने कम है, क्योंकि अगर नेक्स्ट क्वार्टर अगर मान लीजिए सेल्स गलती से डाउन हो जाए तो मार्जिन को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबली उनका जो क्वार्टर प्रॉफिट में था ये वाला Q3 Q4 हो सकता है लॉस में चला जाए। सो आई एम वेरी मच वरीड अबाउट केमिकल्स कंपनी एज ऑफ नाउ, क्योंकि उनके मार्जिन में थोड़ा इशू है। एंड जो भी इंडस्ट्रिया थोड़ी बहुत चाइना या यूएस या कहीं से भी रिलेटेड थी, तो उनके मार्जिन पे कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेशन। या ओवर टू यू विशु। सो राइट, ग्रेट। मतलब सर ने ये केमिकल सेक्टर का बात किया तो स्टार्ट वहीं से कर लेते हैं कि परफेक्ट। Q3 में काफी केमिकल कंपनी, जैसे एक हमारा भी होल्डिंग कंपनी है वेलिंट ऑर्गेनिक्स, तो उसके भी मार्जिन्स में काफी प्रेशर देखा। ओवरऑल मार्जिन फ्लैट रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 17% पे मार्जिन रहे। बट स्टिल आप अगर उनका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको ग्रोथ दिखेगा, बिकॉज जो उनके रॉ मटेरियल साइड, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो पैरासीटामोल का एपीआई होता है उसको बनाने के लिए आपको पैरा अमीनो फिनोल की जरूरत होती है, और पैरा अमीनो फिनोल के लिए आपको पीएनसीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर पीएनसीपी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल जो पीएपी का भी प्राइस बढ़ेगा, और बाद में पैरासीटामोल का भी प्राइस इंक्रीज होता है जनरली। तो इस वजह से आप देखेंगे कि प्राइस हाइक तो आ रही है, प्राइसेस पास ऑन भी किए जा रहे हैं, बट उसकी वजह से सेल्स ग्रोथ हो रहा है।
बट क्योंकि वो 1 से 2 क्वार्टर का प्रोसेस है, मार्जिन्स में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है। जबकि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स देखते हैं, कि आप मार्जिन्स नहीं देख के, परसेंटेज टर्म्स में नहीं देख के, आप सिर्फ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो वो काफी स्टेगनेंट है। Even in the case of Valiant Organics, not a recommendation, we are just discussing it for educational purpose. उनके भी आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट फिगर्स जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। दिसंबर 20 में 43 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ऑन स्टैंडअलोन बेसिस, और 45 करोड़ का है दिसंबर 2021 में। तो क्योंकि ये 1 से 2 क्वार्टर या कई कंपनियों में थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगता है इतना ज्यादा प्राइस हाइक पास ऑन करने में, उस वजह से केमिकल कंपनीज में नो डाउट मार्जिन्स में प्रेशर है। और एट द सेम टाइम आप देखोगे कमोडिटी केमिकल प्रोड्यूसर्स को, तो उनके मार्जिन्स पे आपको एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन दिखेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है। तो कमोडिटी केमिकल कंपनीज को काफी बेनिफिट है। जैसे आप मनाली पेट्रो देखते हो या फिर टीएन पेट्रो देखते हो, तो उनके पास अभी कैश ही कैश है, उनके पास फ्री कैश फ्लो इकट्ठा होता जा रहा है। इसीलिए मनाली पेट्रो आप लास्ट क्वार्टर देखोगे उन्होंने एक जर्मनी में स्पेशलिटी केमिकल प्लांट डालने का बात किया। तो जहां पे हमें स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है ड्यू टू सम कॉस्ट इन्फ्लेशन, वहीं पे कमोडिटी केमिकल में आप देखोगे उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। तो ये ओवरऑल एक साइकिल है। जब ऐसे एक बार जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे आते हैं, तो ओवरऑल पूरा केमिकल सेक्टर को एक अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा, बट वो कोई नहीं जानता कब आएंगे, बिकॉज पूरा एक साइकिल में चलता है ये सब कुछ। तो केमिकल कंपनीज में नो डाउट एक मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है, बट एट द सेम टाइम हमें सेल्स ग्रोथ भी देखना चाहिए, और एब्सोल्यूट फिगर्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, वो भी देखना काफी जरूरी हाँ, कम मतलब अगर स्टैंड अलोन बेसिस देखे तो हाँ, आई एग्री, मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज में ग्रोथ है, मतलब सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है। बट वही बात है कि मार्जिन कब तक टाइटन रहते हैं उतना क्वार्टर्स हो सकता है शायद केमिकल कंपनी थोड़ा कम परफॉर्म करे एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। एंड जो केमिकल में भी कमोडिटी से भी रिलेट होगी, कमोडिटी वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं शायद, if मतलब मैं थोड़ा कम देखता हूँ फाइनेंशियल में, बट एक्सेल का रिजल्ट आया था। आई डोंट नो कि एक्सेल किस चीज़ का केमिकल बनाती है, बट एक्सेल के क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर क्या है, बहुत सुपर्ब ग्रोथ नंबर्स थे विद इंक्लूडिंग इंक्रीज इन मार्जिन्स। सो है। मुझे तो राइट। एक्सेल इवन मुझे या इवन सर अगर आप जीएनएफसी के भी नंबर्स देखते हैं, वो एक प्योर कमोडिटी प्ले है। उसके पास जितना कैश है शायद उतना ही मार्केट कैप होगा, एक टाइम पे था। अभी प्राइसेस ऊपर आ गए, बट आप उसका भी लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखते हो तो सेल्स एकदम रिकॉर्ड लेवल्स पे आए, मार्जिन 28% पे। तो कमोडिटी केमिकल में जो भी कंपनियां हैं, उनको तो बहुत अच्छा अभी बेनिफिट मिला है। और ये पूरा एक साइकिल है, इनके जब कमोडिटीज के प्राइसेस नीचे आएंगे तब स्पेशलिटी वाले को काफी बेनिफिट मिल जाएगा। और ज्यादातर जो कंपनियां हैं जो केमिकल सेक्टर में, उन्होंने इंडिकेट भी किया है कि इन्फ्लेशन रहेगा, 1 या 2 क्वार्टर मैक्सिमम रहेगा, बट द वर्स्ट इज ओवर, द वर्स्ट इज बिहाइंड, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। तो वो एक पॉजिटिव कमेंट है। तो अब वही देखना है कि ये साइकिल कब टर्न होता है, उससे स्पेशलिटी केमिकल्स को बेनिफिट होगा। क्योंकि जनरली जो कमोडिटी केमिकल में जो भी कंपनी है वो सिक्लिकल होती है, उनके प्रॉफिट्स सेक्युलर नहीं होते, स्ट्रक्चरल नहीं होते। तो वो कंसिस्टेंटली आपको वो कैश फ्लोज जनरेट करके नहीं देते, इसीलिए उनको वैल्यूएशंस भी कम मिलते हैं। आज जीएनएफसी जो है उसको अराउंड 6 टाइम्स अर्निंग्स मिलता है, 6 टाइम्स ट्रेलिंग अर्निंग्स, कि उसने जो लास्ट 12 महीने में प्रॉफिट कमाया है उसका 6 गुना उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल रहा है। जबकि आप यही स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों में देखेंगे, बालाजी माइंस में देखोगे या फिर अतुल लिमिटेड में देखोगे, तो उनको वैल्यूएशंस मिलते हैं क्योंकि प्रॉफिट्स का एक श्योरिटी रहता है उनमें, कि प्राइसेस पास ऑन हो जाते हैं। बट इसमें क्योंकि प्राइसिंग पावर नहीं होता है कमोडिटी केमिकल कंपनियों के पास में, तो इनको वैल्यूएशंस नहीं मिलते। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में एक बार जब थोड़ा सा मार्केट को श्योरिटी होगा मार्जिन का, तब वापस से एक री रेटिंग का कैंडिडेट बनेंगे ये कंपनियां। परफेक्ट मैन, मतलब वही मुझे 1 से 2 क्वार्टर का वेट मुझे भी रहेगा। बट राइट। जैसे ही ये ठीक होने लगेंगे, द केमिकल सेक्टर वुड बी द फर्स्ट सेक्टर जो बाउंस बैक करेगा। जस्ट इन केस अगर निफ्टी 1 से 2 क्वार्टर साइडवेज या टाइम करेक्शन आता है निफ्टी में, ये हो सकता है प्राइस करेक्शन में आए, अगर वो एक बार बॉटम आउट होने लगता है तो सबसे पहले आई गेस, अगर 1 2 क्वार्टर लगते हैं तो सबसे पहले आई गेस केमिकल सेक्टर वुड बी द वन, स्पेशलिटी केमिकल्स टू बी प्रिसाइज, ये सबसे पहले पिकअप राइट। करेंगे।
राइट। और सर लास्ट पॉइंट कि हमने रैली भी काफी अच्छा देखा, स्पेशलिटी केमिकल में जितनी भी कंपनियां हैं, इवन अल्किल अमाइंस उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो अगर आप देखोगे तो उसका 2013-14 में प्राइस अराउंड 30 रुपीज था, जो अराउंड 4500 तक गया, अराउंड 150 टाइम्स इन 7 इयर्स, काफी अच्छा रिटर्न दिया। तो एक अच्छा खासा टाइम करेक्शन आना भी बहुत जरूरी था, जो अभी आ रहा है। उसके काफी मल्टीपल रीजंस है, बट इन्होंने रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा किया है, तो एक करेक्शन आना भी, और यहाँ से कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बनेंगे। अभी जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, उसमें आपको थोड़े से अननोन कमोडिटीज को छाड़ना पड़ेगा, अननोन जो स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या सेक्टर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट। परफेक्ट पॉइंट। या परफेक्ट। सो मुझे तो आप लोगों की बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा है। एंड इनफैक्ट आई थिंक दिस इज समहाउ, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन हमने कभी आप दोनों को साथ में एक साथ पॉडकास्ट पे ट्राई नहीं किया था, बट आई थिंक दिस इज गोना बी एब्सोल्युटली स्मैशिंग। एक फंडामेंटल्स के, एब्सोल्यूट फंडामेंटल्स के मास्टर हैं, दूसरे टेक्निकल्स के। एंड ऑडियंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट यूड लाइक टू आस्क, जो ट्वीट इसमें पिन्ड है उसके कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। हम लोग सेक्टर्स डिस्कस करेंगे, थोड़े से स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स जितना टाइम बचेगा उसमें वील ट्राई टू टेक अप एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन। तो जो ट्वीट पिन्ड है इस समय ट्रिंकर की प्रोफाइल पे, उस पर आप अपने क्वेश्चंस डालना शुरू कर सकते हो। मैंने स्पेसेस में भी ऊपर पिन कर दिया है ट्वीट को अभी। सो एब्सोल्युटली सर, आप लोग तो मेरे ख्याल में, मैं बस सेक्टर का नाम लेता जाऊंगा, आप लोग डिस्कस करो, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है सुनने में वो। नेक्स्ट आई थिंक आई वांट टू नो योर व्यूज ऑन बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज दैट हैज बीन कुछ टाइम पहले इट वाज द हॉट फेवरेट ऑफ एवरीबडी, एंड देन अभी बीच में रिजल्ट्स आए और काफी अपहेवल आया है। तो उस पर आपका क्या व्यूज बनते हैं मोहित सर एंड ब्रेकआउट चार्ट सर? मोहित, सो आर यू विशु, गोइंग फर्स्ट? या ओके, कंटिन्यू। So Vishu, I'm not an expert in banking sector. Banking और IT दो ऐसे सेक्टर है जिनको मैं बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता. राइट। But as far as the numbers are concerned, एक बैंक है CSB बैंक, उनके numbers काफी अच्छे आए थे. अगर मैं सिर्फ हेडलाइन नंबर्स की बात करता हूँ, मैं एनपीए और उनकी बात नहीं करता हूँ, तो हेडलाइन नंबर्स में सीएसबी बैंक के नंबर्स अच्छे आए थे, आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा किया था। बट ओवरऑल मैं बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा इसलिए ट्रैक नहीं करता, बिकॉज उसमें काफी अनसर्टेनिटी रहता है। कि आपने पहले यस बैंक का भी एग्जांपल देखा है, इवन काफी पीएसयू बैंक्स का भी एग्जांपल देखा है, जहां पे जब साइकिल टर्न होता है, जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू होंगे, तो आपको काफी एनपीएस भी कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। नो डाउट पूरा क्रेडिट साइकिल बॉटम पे है, जितना सारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तो यहाँ से क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, तो उससे बैंक्स को भी काफी बेनिफिट होगा। बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको लीडर्स के साथ में बने रहोगे तभी पैसा बनेगा। इवन लीडर्स में भी आजकल थोड़े रिस्क की बातें चल रही है एचडीएफसी बैंक में, बट एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, तो लीडर्स में आप बने रहोगे तो उनमें आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। ओवरऑल हम जैसा देखते हैं कि नेक्स्ट 4-5 साल में हमें 25% केगर या 30% केगर पे कौन देगा रिटर्न, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके चलते हैं। तो उसमें काफी छोटे बैंक्स हमारे जो थीसिस होता है उसमें फिट नहीं होते, तो हम बैंकिंग को इतना ट्रैक नहीं करते हैं। बट ओवरऑल नंबर्स काफी ठीक थे Q3 बैंकिंग का। बाकी तो ब्रेकआउट चार्ट सर अपना व्यू दे सकते सो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर ले, बैंकिंग सेक्टर बात हो रहा है तो मेजर मेजर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलीटिलिटी है, मतलब वो तो चलो डीम्ड है अगर बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो। बट मेरे ओपिनियन में बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एज ऑफ नाउ, क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी में 37,000 लेवल्स टूटेंगे, गिव मी अ सेकंड में एक बार एग्जैक्ट लेवल्स बता दूं सबको। कूल। सो बैंक निफ्टी में अभी भी सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है मुझे। तो द मोमेंट बैंक निफ्टी में, हाँ, तो द मोमेंट बैंक निफ्टी में ये जो अच्छा सपोर्ट आ रहा है 36,000 समथिंग के आसपास आ रहा है, तो वो जब तक लेवल नहीं टूटता है, आई थिंक बैंक निफ्टी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। एंड कंपैरेटिवली जो लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट्स आए, वो आई गेस एक्सिस का अच्छा रिजल्ट था, आईसीआईसी का अच्छा रिजल्ट था, कोटक वाज ओके, एचडीएफसी इंडस्ट्री लीडर है बट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा एक लीडर परफॉर्म करता है। तो आई गेस इंडिया में एक इंडस्ट्री लीडर चेंज होने के लिए आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक विल बी द लीडर। थोड़ा पास्ट खराब था आईसीआईसीआई का, बट आई थिंक पास्ट इज ओवर विद द टाइम। आई थिंक शायद, मतलब माइट टेक 5-10 years or something
बट आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक जिस वे में परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक देयर इज अ स्लाइटेस्ट चांस कि शायद इंडिया में लीडर चेंज हो। सो प्राइवेट बैंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब ओके परफॉर्म करे। द बैंकिंग सेक्टर में बात आ रही, तो जो शॉकिंग फैक्टर इस बार था वो थे पीएसयू बैंक्स। आई थिंक कोई सा भी पीएसयू बैंक एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई गेस उसके नंबर वाज ओके। अपार्ट फ्रॉम देम एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीट एनी, मतलब मैं तो 4-5 ही ट्रैक करता हूँ पीएसयू बैंक में। सो पीएसयू बैंक में बहुत बड़े रिजल्ट है। मेरा करंट फेवरेट इज कैनरा, अगर मुझे पूरा इंडियन इंटायर बैंकिंग सेक्टर में देखना हो तो। सो कैनरा इज ऑल्सो लुकिंग गुड टू मी। सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग गुड। एंड जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर तो क्या है, एक होल्डिंग हैंड है कि जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होगी, बैंक्स को ग्रोथ करना ही पड़ेगा, क्रेडिट फैसिलिटीज सबको दिलानी पड़ेगी। सो बैंक्स विल डू गुड, बट डोंट नो, क्योंकि बट जिस दिन बैंक निफ्टी बेरिश होगा ना तो वो निफ्टी से ज़्यादा गिरेगा। सो एज ऑफ मूवमेंट बैंक निफ्टी इज मच मोर स्टेबल देन निफ्टी एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी इन कमिंग डेज अहेड क्या होता है। ओवर Right. टू यू। Right. Great, sir. All right. Next, sir, before we go to actual Q3 earnings और उनकी बातें करें, next एक और मैं जो पूछना चाहता हूँ सेक्टर, which is FMCG. बिकॉज जैसा भी करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें कहा जाता है कि एफएमसीजी इज रिलेटिवली अ सेक्टर जो कि रेगुलर यूज की चीजें हैं तो वो काफी हद तक चलता ही रहेगा एंड इट्स रिलेटिवली इम्यून टू सच डिप्स। तो ऐसा कुछ है क्या सर, या इफ यू हैव एनी व्यूज ऑन दैट, इफ यू हैव ट्रैक्ड देयर रिजल्ट्स और व्हाट इज हैपनिंग इन द एफएमसीजी सेक्टर, मोहित सर? सो एफएमसीजी में अगर आप आईटीसी की बात करोगे तो इट इज इम्यून टू डिप्स। ये ना तो गिरेगा ना चलता है। तो मतलब आईटीसी अगर आप एफएमसीजी की बात कर रहे हो तो वैसा है। बाकी ओवरऑल एफएमसीजी में आई थिंक एचयूएल या नेस्ले जैसी कंपनियों ने भी प्राइस हाइक की बात की है कि इन 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 द अपकमिंग क्वार्टर्स वो प्राइस हाइक पे डिसाइड करेंगे, बिकॉज कॉस्ट इन्फ्लेशन तो पूरा पूरा दिख रहा है। इवन एफएमसीजी कंपनी में आप एक चीज देखोगे, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस होते हैं तो उसकी वजह से लॉजिस्टिकल उनके प्राइसेस भी काफी इंक्रीज होते हैं, उन पे स्पेंडिंग काफी इंक्रीज होता है। इवन जो भी कंपनियां पाम ऑयल यूज करती है ये अपने प्रोडक्ट्स में, जैसे नॉर्मल चिप्स आते हैं, भुजिया आते हैं, स्नैक्स जो भी आते हैं, ओवरऑल जो भी जिसमें भी पाम ऑयल का यूज होता है, तो पाम ऑयल के प्राइसेस भी आप देखोगे पिछले 1 से 1.5 साल में काफी ऊपर है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन आपको पक्का दिख रहा है और प्राइसेस पास ऑन करने की भी बातें की जा रही है। बट ओवरऑल अगर मैं एफएमसीजी में जैसे लीडर के नंबर्स देखता हूँ एचयूएल के, तो नंबर्स काफी ठीक थे, मार्जिन भी 25% पे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इवन ग्रोथ भी ठीक ठाक था। ओवरऑल ऐसा कुछ खास नहीं था ईयर ऑन ईयर कि 60 टाइम्स मल्टीपल्स मिले। बट ओवरऑल रिजल्ट्स जहां तक देखते हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। तो आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर में कॉस्ट इन्फ्लेशन रहेगा, उसकी वजह से प्राइसेस पास ऑन कर दिए जाते हैं एंड कंज्यूमर को। बट Q3 रिजल्ट ठीक थे। राइट। ब्रेकआउट चार्ट सर, इस पे आपका व्यू सेक्टर पे? टेक्निकली मुझसे सुनना चाहते हो तो मेरे पोर्टफोलियो, मतलब ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, अभी कोई से भी दूर दूर तक कोई एफएमसीजी स्टॉक नहीं है। आई एम कम्प्लीटली बेयरिश ऑन एफएमसीजी। मतलब मैंने एक टाइम में मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब नाम मुझे आई डोंट रिमेम्बर, मुझे 2-3 दिन पहले टाटा कंज्यूमर थोड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिखा था। आई डोंट थिंक सो कि शायद पिछले 1-1.5 महीने में, आई थिंक दिसंबर से या जनवरी से तो मान लीजिए नहीं आया मेरे स्क्रीन पे भी। शायद आई डोंट थिंक सो कि मैंने एचयूएल, नेस्ले या टाटा कंज्यूमर या कुछ खोल के देखा हो। सो मतलब मेरी स्क्रीन पे नहीं आया तो उसमें कहीं वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। सो आई एम, मेरे पोर्टफोलियो में अभी एफएमसीजी के नाम पे कुछ नहीं है। सो मैं बिल्कुल आउट हूँ एफएमसीजी। सो आई थिंक जो मोहित सर ने बोला कि जो मार्जिन है, इन्फ्लेशन है, वो सबसे पहले एफएमसीजी पे हिट करता है। बट क्या एवर ग्रोइंग सेक्टर है, मतलब दुनिया चलेगी तो ये लोग चलेंगे, दुनिया में पॉपुलेशन आधी रह जाएगी तो भी ये लोग चलेंगे। तो ये एक क्या, कंज्यूमर प्ले चलता रहेगा। बट इनमें ऐसा कुछ अभी वाव नहीं होने वाला कि इनके प्रॉफिट एकदम से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20-25% बढ़ जाए, अनटिल अनलेस प्राइस हाइक हो और सस्टेनेबिलिटी बना पाए और लॉजिस्टिक कम हो, इन्फ्लेशन कम। सो अनटिल अनलेस मुझे नहीं लगता कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कुछ वाव नंबर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आई एम कम्प्लीटली आउट ऑफ एफएमसीजी सेक्टर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बेयरिश हूँ, किसी के पास ऑलरेडी कुछ रखा हो तो बेच दे।
I am not suggesting that. If you are holding anything and you seriously believe that it will perform, then you can continue to hold it. But अगर मुझसे पूछा जाए तो it's a strict no कि I am out of FMCG. सो एफएमसीजी में आप देखते हो ना, तो इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्राइसिंग पावर होता है, बिकॉज जितना भी इन्फ्लेशन हो, जितने भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, वो सारा पास ऑन हो जाता है एंड कंज्यूमर को। तो वो एक रहता है जो डायग्नोस्टिक्स में भी रहता है नॉर्मली। डायग्नोस्टिक्स के पास में भी, और जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड स्ट्रोक्स है उनमें भी एक प्राइसिंग पावर रहता है। जो भी हॉस्पिटल्स के स्ट्रोक है उनके पास एक ऐसा यूनिक प्राइसिंग पावर रहता है, जो कि हम अगले सेशन में वो डिस्कस करेंगे। बट एफएमसीजी उन्होंने एकदम सही बोला कि एवर ग्रोइंग सेक्टर तो है, बट जब ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाता है ना, बिकॉज कंपटीशन काफी इंक्रीज हो जाता है। काफी छोटे छोटे ब्रांड है, जैसे आप अभी छोटे ब्रांड्स में देखते हो, ब्यूटी और पर्सनल केयर में तो मामा जैसे ब्रांड आ गए, जिन्होंने काफी, या वाव जैसा एक ब्रांड है जिन्होंने काफी इनका मार्केट शेयर छीन लिया। इवन कोलगेट जैसा कंपनी है, तो जब पतंजलि ने दंत कांति लॉन्च किया तो उनका काफी मार्केट शेयर श्रिंक होता गया। तो अभी क्योंकि कंपटीशन काफी इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रोथ रेट्स नीचे आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको प्राइस में इतना अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली जो अभी वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उसमें ओवरऑल सारा फैक्टर्ड इन है कि अगर ग्रोथ भी करते हैं 10 to 15% तो वो भी फैक्टर्ड इन है, इसलिए आपको प्राइस अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। बट जब भी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो ये डिफेंसिव बन जाते हैं, जैसे कंपनियां हो गई एबर्ट जैसी, या फिर सनोफी, इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये डिफेंसिव तब बनते हैं और तब इनमें प्राइस अप्रिसिएशन भी आता है। बट ओवरऑल अगर आप 3 से 5 साल के व्यू से देखते हो तो कोई बहुत बड़ा ग्रोथ अभी दिखता नहीं, ग्रोथ का ट्रिगर। आईटीसी जैसी कंपनी में अगर वो डीमर्जर कर देते हैं अपने एफएमसीजी बिजनेस का, तभी कोई वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। बाकी एफएमसीजी में आप ओवरऑल सब जगह देखोगे तो काफी छोटी कंपनी आपको मिलेगी, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 या 2000 करोड़ से नीचे है। उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी क्योंकि उनके पास एक हेडरूम है, ग्रोथ ग्रोथ करने का एक काफी अच्छा हेडरूम है। तो उन कंपनियों में ज्यादा हमको थोड़ा देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एफएमसीजी सेक्टर को ही पूरा इग्नोर करना चाहिए, काफी ऐसी छोटी कंपनियां हैं जिनका क्योंकि बेस काफी छोटा है, तो यहाँ से ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल हो सकती है। तो उन कंपनियों को हम देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि इस फोरम में मैं नाम नहीं लूंगा डायरेक्ट, बट ऐसे काफी कंपनी आपको मिल जाएगी। Right. Absolutely. Thank you so much for sharing that with us, sir. Once again, audience, if you have any questions, हमारे पास आज fundamental और technical दोनों के masters हैं, so it will be absolutely amazing to hear them, hear their thoughts on various topics. जो भी आपके questions है उस पे आपको दोनों के views मिल सकते हैं. Do ask your questions. जो ट्वीट इस समय ट्रिंकर की प्रोफाइल पे पिंड है उसके कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. We'll try to take them up as many as we can. All right. So next, let's actually drill down to the specific to our expert specific portfolios and Q3. So मोहित सर, आपकी नजर किन स्टॉक्स पे थी इस बीच और उनके Q3 कैसे रहे? Can we have an overview of that, please? सो Q3 में हमने सारे वीक रिजल्ट देखे। केमिकल कंपनीज ने काफी वीक रिजल्ट्स पोस्ट किए। इवन जो भी कंपनीज एपीआई में काम करती है, एपीआई का जिनका बिजनेस है, उनमें काफी मार्जिन प्रेशर दिखा। तो थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट्स का भी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ कंपनियां जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में थी, ड्यू टू वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजन, उनको काफी अच्छा बेनिफिट मिला। कंपनियां जैसे कि लाओ पला हो गया, या फिर बोरोसिल का आप कंज्यूमर डिवीजन देखते हो, तो उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ पोस्ट किया। इवन मिर्जा इंटरनेशनल जिसका रेड टेप ब्रांड है, उसने भी काफी अच्छा ग्रोथ पोस्ट किया। तो ये भी काफी कंपनियां हैं। तो हम मतलब वी शुड बिगिन विद बोरोसिल लिमिटेड। तो बोरोसिल लिमिटेड के ओवरऑल हेडलाइन नंबर्स में आपको मार्जिन प्रेशर दिखेगा बिकॉज ऑफ सम कॉस्ट इन्फ्लेशन, because they use borosilicate glass for manufacturing their glassware products। तो उसकी वजह से आपको एक अच्छा खासा मार्जिन में प्रेशर दिखा। दिस इज ड्यू टू देयर साइंटिफिक डिवीजन, जहाँ पे प्राइसेस पास ऑन करने में 1 से 2 क्वार्टर का लेग रहता है। जबकि आप अगर उनका कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस देखते हैं तो उसमें मार्जिन ओवरऑल इंटेक्ट थे अराउंड 16% के ईयर ऑन ईयर। In Q3 FY21, they did 15.48% EBITDA margins in their consumer wear division, and in Q3 FY22, their margins were close to 16%.
और जो EBITDA था that was close to 31 crore versus 23.53 crore year on year. बट जो उनका साइंटिफिक वेब डिवीजन जो है, साइंटिफिक डिवीजन है, उसमें आपको मार्जिन प्रेशर देखा जहाँ पे EBITDA मार्जिन स्लिप फ्रॉम 23.68% टू 14.64%। और मैनेजमेंट ने जहाँ तक गाइड किया कि उन्होंने ऑलरेडी 8 to 16% का प्राइस हाइक लिया है विच विल बी पास्ड ऑन इन नेक्स्ट 1 to 2 months, और जो उसका इफेक्ट है वो Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आएगा। तो ओवरऑल बोरोसिल लिमिटेड के रिजल्ट काफी सही थे, और प्राइसेस ऑलरेडी काफी कुछ फैक्टर इन करके रखे हैं बिकॉज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू 72 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स। तो स्टॉक में काफी कुछ फैक्टर इन करके रखा है, पर स्टिल नंबर्स काफी अच्छे थे। और जितने भी चैनल चेक्स हमने किए हैं, इवन आप रिपोर्ट्स भी रीड करेंगे, तो ओवरऑल ग्लासवेयर इवन ओपलवेयर में डिमांड साइड काफी अच्छा है। बिकॉज उसके दो रीजन है। फर्स्ट कि चाइना से जो बोन एज के इंपोर्ट्स होते हैं उसमें काफी स्लो डाउन है, एक तो वो रीजन है। दूसरा, स्टील के प्राइसेस काफी ऊपर है, तो जो स्टील वेयर आइटम्स है उनके प्राइसेस काफी ऊपर है। तो दूसरा रीजन ये है जिसकी वजह से ओपल वेयर प्रोडक्ट्स जो उनके हैं विच दे सेल थ्रू देयर ब्रांड लारा, उसका डिमांड काफी ऊपर है। तो काफी मल्टीपल फैक्टर्स है जो इनको बेनिफिट अभी कर रहे हैं, बोरोसिल लिमिटेड को ग्लासवेयर और ओपलवेयर डिवीजन में। और साथ में कंपनी ने एक डीमर्जर भी अनाउंस किया इन विच दे विल बी डीमर्जिंग देयर साइंटिफिक प्रोडक्ट डिवीजन अंडर बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड। तो लास्ट ईयर सॉरी 2020 में ही उन्होंने पहले एक डीमर्जर किया था जिसमें दे डीमर्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स फ्रॉम बोरोसिल ग्लासवर्क्स। तो उसमें भी इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न मिला, और बिजनेस को भी काफी सिंप्लीफाई कर दिया क्रॉस होल्डिंग्स को रिमूव करके। और अभी भी उनका सेम मोटिव है जिसमें they will demerge their scientific product business, which will house pharmaceutical packaging business under Class A, laboratory equipment business under LabQuest, and their laboratory glassware business. तो उससे भी काफी एक सिंप्लीफाई कर देंगे वो बिजनेस को। If any investor wants to invest in their consumer product, then he can invest in Borosil Limited. If you want to invest in their scientific wear business, you can invest in Borosil Scientific. तो ये भी एक काफी अच्छा स्पेशल सिचुएशन भी बन रहा है। एंड दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसमें क्लासपेक और बोरोसिल टेक्नोलॉजीज का पहले मर्जर होगा, जिसमें क्लासपेक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का बिजनेस हैंडल करता है, जबकि जो बोरोसिल टेक है उसमें लैब इक्विपमेंट्स का बिजनेस होता है। और एट द एंड बोरोसिल साइंटिफिक में प्रमोटर का होल्डिंग अराउंड 68% रहेगा। और जो एमिन फैमिली है, जो क्लासपेक के पहले के ओनर्स थे, जिसमें बाद में बोरोसिल ने एक स्ट्रेटेजिक स्टेक लिया था, और करंटली बोरोसिल इज होल्डिंग 82.49% इन क्लासपेक। तो रिमेनिंग स्टेक एमिन फैमिली को भी रहेगा। तो ओवरऑल एक काफी अच्छा स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और लास्ट रिजल्ट्स भी आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा था। और they have announced their capex projects as well, in which they will be uh, investing in their borosilicate glass plants to mitigate all the supply chain disruptions, supply side disruptions जो उन्होंने इस क्वार्टर भी फेस किए। तो ओवरऑल कंपनी काफी एक अच्छे पाथ पे है। और इन नेक्स्ट 3 to 4 years, और इफ यू हैव 5 years व्यू पॉइंट, तो एक अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। तो फर्स्ट बोरोसिल लिमिटेड के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। इस पे हम टेक्निकल व्यू ले लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टॉक पे मूव करेंगे। थैंक यू। ये कंपनी मुझे भी बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे बाद में आई थी जब मैंने एक्चुअली ट्रेड कर लिया था। बट मैं क्या होता है, कभी कभी ड्यूरिंग द ट्रेड कंपनी चेक कर लेता हूँ, या कभी कभी आफ्टर द ट्रेड चेक करता हूँ। सो मैं टेक्निकली लेवल्स की बात कर लेता हूँ। सो बोरोसिल रिन्यूएबल में अप्रोक्स 15 दिसंबर को एक ब्रेकआउट आया था अराउंड 350 लेवल्स पे। जब 3 दिन तक अच्छा बहुत सुपर वॉल्यूम था कंपनी में, स्टॉक में, तो स्टॉक 350 को ऑलमोस्ट कितना गया, 500 गया था। उसके बाद से स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट So में आ चुका we है। are talking about Borosil Limited, Yeah, not I'm New talking Yorker. about Borosil Limited only, I guess. So Limited is currently trading at 370, somewhere 374 around 370, 374 मैं 374. मैं पूरा Right. एक स्टोरी से बता रहा था जो क्या इजी Okay. हो जाएगा। Okay. ओके। Okay. सो 350 के अराउंड जब दिसंबर में ब्रेकआउट आया था, तो स्टॉक वेंट Hmm. अप टू 500 लेवल्स, आई गेस। हाँ, बराबर 500 तक गया था स्टॉक।
उसका स्टॉक एक ना धीरे 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 करके एक साइडवेज मूवमेंट करता करता जहां से ब्रेकआउट आया था 350 लेवल्स पे, एक बार वहां पे एग्जैक्टली टच कर चुका है. सो द मूवमेंट स्टॉक में जिस दिन भी वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ दिखेगा, एंड इफ स्टॉक क्रॉसेस ओवर 420 लेवल्स, स्टॉक में वापस एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा. 500 तो इजी टारगेट होगा, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स अपवर्ड्स 500 ऑल्सो. सो अगर टेक्निकली अगर कोई बाय करना चाहे, नॉट अ रिकमेंडेशन, सिर्फ टॉकिंग अबाउट चार्ट्स है. So if you are looking to buy something here, your stop loss comes around 340 levels. Current market price 374.6. And first target can be 420, then 460, and then 500. And 500 के close हो तो superb. बट स्टॉक में वॉल्यूम आने की ज़रूरत है. अगर मुझे जिस दिन भी बाय करना होगा, जिस दिन स्टॉक में वॉल्यूम आया, बूम, यू कैन एंटर इनसाइड. क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया था, स्टॉक थोड़ा साइडवेज फिर भी हो गया था, रिजल्ट के आसपास वॉल्यूम बना था. रिजल्ट तक स्टॉक ऑलमोस्ट 420 तक ही गया था. तो वो एक करंट रेजिस्टेंस है. रिजल्ट प्ले करने का सबसे बेटर ऑप्शन यही होता है. द मोमेंट जो रिजल्ट का हाई टूटे, यू कैन ट्रेड इन, एंड 420 लेवल्स पे रिजल्ट का लेवल आता है. सो स्टॉक इज लुकिंग गुड, परफेक्टली फाइन स्टॉक. बहुत अच्छा वो रैली देने के बाद स्टॉक अब एक साइडवर्ड मूवमेंट कंसोलिडेशन में. सो द मोमेंट इट ब्रेकआउट्स ओवर 420 लेवल्स, आई थिंक स्टॉक सुपर परफॉर्म करेगा. हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन का फेस आ जाए, बट 420 लेवल्स के ऊपर इट्स अ गुड स्टॉक. Perfect. Thank you so much for that, both of you. Right, Right. So next the talk, sir. next stock which uh, we will be discussing is La Opala. So ultimately एक competitor ही है Borosil Limited का, because La Opala is also into the business of opalware and glassware. उनका glassware में भी थोड़ा business है, but mainly La Opala को हम opalware products के लिए ही जानते हैं, which are made from opal glass. So La Opala, I think, was one of the best results so far in Q3. So the company reported revenue growth of 39% year on year and 18% quarter on quarter, and the sales were clocked at rupees 108 crore. So, and even the demand for all their opalware products is here to stay, with growing acceptance from consumers. If we talk about their operating performance, the operating profit stood at 45 crore, operating margins at 41%, which is not sustainable, but they will sustain around 35 to 38% operating margins in future, with more capacities coming online. They have commissioned, or they will be commissioning their one of their plant, which will have 11,000 tons per annum of capacity at Sitarganj. They have invested roughly 150 crores in that plant, and at the peak, it can generate revenues of close to, I think, 250 to 300 crores annually. So overall, काफी अच्छा लग रहा है. Even हमने operating लेवल पे बात कर ली. La Opala reported an EBITDA of rupees 44.85 crore, which was up 44% year on year, up 26% quarter on quarter, and the margins came in at 41.3%. And if we talk about some scuttlebutt updates, so channel checks also continue to paint a rosy picture, and I'm reading it from the Monarch update. So during their channel checks, they continue to witness strong demand for opalware and a discernible month-on-month improvement. Channel partners stated that demand for steel products have been severely impacted by rising steel costs. Bone China and melamine demand continue to be sluggish given their higher pricing and poor quality. In opalware, cup and saucer demand is extremely high, and that category has seen a huge uptick. It is a given that an average consumer is typically graduating from plastic, which is in sharply declining demand, to opalware rather than the super expensive bone china. So overall opalware products में demand काफी आपको अच्छा दिखेगा. अभी channel check से भी आपको वही update मिलेगा. And La Opala and Borosil, these are the two listed companies which are engaged into opalware products, which are engaged into selling opalware products. तो इन दोनों कंपनियों ने काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया Q4 में. ड्यू टू द थर्ड वेव ऑफ कोविड, जो आपका जनवरी फर्स्ट वीक में भी थोड़ा इम्पैक्ट दिखेगा, उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा फ्लैटिश रहे क्वार्टर.
थोड़ा कंज्यूमर डिमांड में भी थोड़ा स्लो डाउन होगा, बिकॉज Q3 हिस्टोरिकली फेस्टिवल क्वार्टर रहता है इन कंपनियों के लिए। तो Q4 माइट बी फ्लैटिश, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर Q1 से वापस एक ग्रोथ मोमेंटम आना चाहिए जब इनके और कैपेसिटीज आ जाते हैं। तो लाओपाला एक अच्छा रिजल्ट था, बाकी टेक्निकल व्यू अब हम ले लेते ये क्या मस्त ऐसा लग रहा है, जुगलबंदी चल रही है आज। तो फर्स्ट बिल्कुल, मेरे को मतलब मैं जब स्टार्ट हुआ ना तभी मजा ही आ गया था मेरे को, ये कि क्या बढ़िया, इसको दोबारा करना पड़ेगा सर, बहुत मजा आ रहा है। मतलब सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फंडामेंटली मैं ट्रैक नहीं कर पाता ज्यादा, बट मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि यार लाओ पाला का रिजल्ट इतना बढ़िया है, स्टॉक अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो मेरे मन हम्म। में सोचता हूँ कि यार द मोमेंट इसमें वॉल्यूम जैसे बनना दिखेगा, मतलब ये कंपनी हम्म। जितना अच्छा परफॉर्म करी है, इनमें जो पहले वॉल्यूम और जो भी अपसाइकल आया था 20-30% या 2-3 दिन में मोमेंटम दिए थे, मतलब मजा हम्म। था। सो ठीक है, आई एम लाइकिंग दिस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। अरे थैंक यू बोथ ऑफ यू एंड फॉर ऑडियंस, बाय द वे मैंने अभी अभी अपनी प्रोफाइल से जो मेरी ओरिजिनल को होस्ट प्रोफाइल है उससे जो पोर्टफोलियो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक लिंक भी पिन कर दिया है, स्पेसेस में ऊपर ही पिन है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट पोर्टफोलियो फॉर योरसेल्फ, जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, मोहित सर का पोर्टफोलियो है, उस उनके स्टॉक्स हैं। Just all you have to do is click on it and you'll land on his portfolio. So do check it out. Yes, breakout chat sir, please take it away. सो टेक्निकली इन दोनों स्टॉक में से पहले रैली आई थी लाओपाला में। सो मतलब ये ऑपरेटर प्ले भी कह सकते हैं, या कैसे भी, मतलब रॉन्ग वर्ड टू यूज। बट क्या होता है जब एक किसी सेक्टर में बाइंग आती है ना, तो पहले एक स्टॉक चलता है, फिर दूसरा चलता है, फिर तीसरा चलता है। सो लाओपाला में बाइंग स्टार्ट हुई थी 3 दिसंबर को, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल 350-360 जो बोरोसिल में आ रहा था। वहां पे जब एक बार स्टॉक में वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक ऑलमोस्ट वेंट टू 450 लेवल्स। तो 360 का 450, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना हो गया, 25% रिटर्न इन 3 days। सो स्टॉक में वही हुआ, वहां पे एक रेजिस्टेंस बना, देन स्टॉक वापस साइडवर्ड्स हो चुका है, एंड सेम वे जैसे बोरोसिल अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट करने आता हुआ दिखा था, लाओपाला भी अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट कर रहा है। रिजल्ट बहुत बेहतरीन थे जो मुझे कैंडल से बहुत इजीली दिख रहे हैं, बट रिजल्ट आने के बाद फिर स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। अब अपने ब्रेकआउट टी टेस्ट के जोन के आसपास है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 340 का स्टॉप लॉस आता है, करंट प्राइस 352। बट इस स्टॉक के लिए भी वॉल्यूम का आने का वेट करना पड़ेगा। दोनों स्टॉक लाओपाला और बोरोसिल लिमिटेड, द मूवमेंट इनमें वॉल्यूम्स आती हैं, हो सकता है इनका Q4 थोड़ा स्लो डाउन रहे, तो वो शायद फैक्टर्ड इन हो जाए थोड़ा टाइम करेक्शन के साथ। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा प्राइस करेक्शन आना दिखता है या बनता है। सो प्राइस करेक्शन तो आई एम लिटिल स्केप्टिकल कि प्राइस करेक्शन आएगा, बट टाइम करेक्शन आ सकता है। सो द मूवमेंट इनमें थोड़ी थोड़ी सी वॉल्यूम एक्यूमुलेट होना दिख जाए, इन स्टॉक्स को क्या है, हर 2-3 दिन में एक बार देखते रहिए, अगर वॉल्यूम्स कहीं दिख रहे हैं तो इन दोनों स्टॉक से बहुत मजा आने वाला है। ये दोनों मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है अब। तो मैं इनको जैसे ही मुझे वॉल्यूम दिखेगा, आई विल लुक टू बाय अपन। बट अगर स्पेसिफिक लेवल्स चाहिए कि सर कि, तो इसमें भी 400 लेवल्स के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है फॉर 450 टारगेट्स। बट अगर मुझे लाओ पाला और बोरोसिल में चूज करना हो, मतलब सॉरी मोहित, आई डिडंट वांट टू डू दिस, बट अगर मुझे किसी दोनों में से एक चूज करना हो तो आई विल गो विद बोरोसिल। बोरोसिल टेक्निकली इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है लाओ पाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करे। बट अगर मुझसे कोई पूछे कि सर बोरोसिल खरीदे या लाओ पाला, फंडामेंटली शायद हो सकता है लाओ पाला ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि मैं जितना सुना लाओ पाला के मार्जिन बहुत बेहतरीन थे, 40% से ज्यादा अप्रॉक्स। सो मार्जिन वाइज दे आर डूइंग गुड, बट अगर मुझे टेक्निकली कोई पूछे तो मतलब है तो दोनों बहुत खूब, बट अगर मुझे कोई एक खरीदना हो तो आई वुड गो विद बोरोसिल लिमिटेड। आई एम सॉरी फॉर दिस मोहित। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, दो दो टाइप के ब्रांड होते हैं, ब्रांड भी नहीं, दो दो टाइप की कंपनियां हैं। एक अपने ब्रांडिंग पे काफी स्पेंड करती है, जैसे बोरोसिल लिमिटेड है, तो उसका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू आता है उसका अराउंड 10 to 11% वो एनुअली अपना ब्रांडिंग पे स्पेंड करते हैं। अगर वो ना करें तो अराउंड उनके मार्जिन अराउंड 26-27% पे हो, वो भी पूरा कंसोलिडेटेड एंटिटी पे। जबकि लाओपाला के जो एडवर्टाइजिंग आप एक्सपेंसेस देखोगे वो मिनिमल है, मतलब 1% भी नहीं होगा सेल्स का। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से उसके मार्जिन काफी हाई दिखते हैं आपको, कि 30% से ऊपर के मार्जिन सस्टेन कर रहे हैं। बट वंस दे स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन देयर ब्रांडिंग, जो ASP हम कोस्ट बोलते हैं, एक बार वो ई कॉमर्स जैसा, ई कॉमर्स इज 10% ऑफ देयर सेल्स राइट नाउ, जबकि बोरोसिल में ये फिगर काफी ऊपर है।
तो मार्जिन्स तो आप कितना भी दिखा सकते हो अगर आपको ब्रांड नहीं बनाना है. दिस इज व्हाई sales growth in La Opala is missing from last 5 years. Even 10 years CAGR in sales is 8%. तो वो that point is noted, but in future growth आएगा ऐसा अभी लग रहा है, seeing the demand environment और जो उनका नया कैपेसिटी भी आ रहा है. इवन बोरोसिल has also announced their capacity expansion plans in opalware division, where they will be doubling their capacities in next 18 months I think. तो ओवरऑल सेक्टर में काफी अच्छा डिमांड है. एंड आई एग्री विद योर पिक बोरोसिल लिमिटेड बिकॉज उसमें एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी भी है, एंड बिकॉज ऑफ विच द प्राइस विल नॉट करेक्ट मच, क्योंकि डीमर्जर होना है और काफी कुछ तो फैक्टर्ड इन है. बट एक बार जैसे सेपरेट एंटिटीज मिलेगी तब उनका अच्छा खासा आपको एक अपॉर्चुनिटी साइज का आइडिया मिलेगा. तो आई थिंक दोनों कंपनी अच्छा कर सकती है, बट टेक्निकली आई थिंक यू विल प्रेफर बोरोसिल लिमिटेड ओवर लाओटला, which is fine. Right. Perfect sir, thank you so much for sharing that, both of you. ठीक है, तो नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़े सर. Yeah, so the last company is Mirza International. So Mirza International के भी रिजल्ट काफी अच्छे थे, but the only missing part is improvement in margins. Margins जो उनके रेड टेप डिवीजन में है. I'm not looking at their export business. I'm not looking at their tannery business. I am focused on their business which is in red tape. Red tape में जो भी उनका फुटवेयर का या गारमेंट्स का बिजनेस है, because they are going to demerge that business. तो उसमें मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट नहीं था, बट अगर आप सेल्स ग्रोथ देखते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं, वो काफी अच्छा आया. अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं रेड टेप के, प्लीज वेट. हाँ, सो नंबर्स. सो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में रेडटेक में सेल्स थे अराउंड 138 करोड़ के, जिसमें ओपनिंग सॉरी एबिट था which is earnings before interest and tax. EBIT was at 14.96 crores. EBIT margins were at 10.82%. In Q2, their sales were at 219 crore and EBIT was at 20.85 crore, margins of 9.49%. And in Q3, their sales grew by more than double to 452 crore, and I'm talking of quarter on quarter growth. So on 452 crore of sales, their EBIT stood at 42.55 crore and margins were at 9.42%. So the only missing part here is the improvement in margins, which was needed, but वो अभी नहीं आया. आई थिंक जब सेपरेट एंटिटी बनेगा तब फोकस ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा पूरे बिजनेस पे, because we are getting the EBIT figure only, we are not getting EBITDA. So we are not getting the depreciation part. What is the depreciation in their overall business? तो वो हमें नहीं मिल रहा है. बट ओवरऑल अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करता हूँ, तो their 9 month if we look at their 9 month results, so their ROC is stood at 33.89%. I'm talking about the return on capital जो हम asset और liabilities पार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं. एसेट माइनस लाइबिलिटीज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. In their footwear business, the ROC was 28.82%. In their garments and accessories business, their ROC was 41.20%. So overall level पे हम देखेंगे numbers काफी अच्छे थे. क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एक अच्छा जंप देखने को मिला. Q2 to Q3 sales shoot up किए by more than double. इवन उनके एबिट भी मोर देन डबल हो गए, बट मार्जिन्स में उतना इंप्रूवमेंट नहीं आया बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन व्हिच वी आर सीइंग इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ड्यूरिंग दिस क्वार्टर. इवन सेक्टर लीडर के भी हम रिजल्ट्स देखते हैं, उनमें भी काफी इम्पैक्ट था. तो ओवरऑल मिर्जा इंटरनेशनल के रिजल्ट काफी अच्छे बोलूंगा मैं. और जहां तक बात रही स्पेशल सिचुएशन की, तो आई एम एक्सपेक्टिंग that they will demerge Red Tape in next 5 to 6 months. So I think they will list it around August or September. I think by August or September we will get more clarity on the listing of Red Tape. बाकी टेक्निकल व्यू हम ले सकते हैं बिकॉज स्टॉक ने काफी अच्छा लिया रिजल्ट्स को. ओवरऑल मार्जिन्स में इतना इंप्रूवमेंट नहीं था, बट एब्सोल्यूट नंबर्स हम देखते हैं तो शायद रेड टेप
का सबसे रिकॉर्ड क्वार्टर आया था, जिसमें सेल्स भी सबसे हाईएस्ट लेवल पे थी, इवन एबिट भी वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे था, बट सेल्स अल्टीमेटली हाईएस्ट लेवल्स पे थी. And their 9 month result, sales figure has already crossed 800 crore mark, which is their highest, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ओवरऑल 697 करोड़ किया था. एंड इस बार सिर्फ 9 महीने में उन्होंने 800 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है, विच इज क्वाइट गुड. तो ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छे थे. अब हम टेक्निकल व्यू ले लेते हैं. थैंक यू मोहित. मोहित, मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी. आई थिंक लास्ट टाइम ना आप स्टॉक मार्केट साइड में एसएमएस सर थे, एंड आई थिंक तब भी मिर्जा इंटरनेशनल का डिस्कशन हुआ था. मुझे ना एक पॉइंट जो मेरे से तब छूट गया था, मेरे दिमाग में अभी भी है. मिर्जा इंटरनेशनल जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे थे रेड टेप ब्रांड का, रेड टेप ने अभी रिसेंटली शायद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया क्या, और दे आर स्टिल इम्पोर्टिंग इट? मुझे एक छोटी सी चीज, क्योंकि जैसे ही अगर ये इंडिया में प्लांट सेटअप करेंगे, दे वुड बी कैपेक्स कॉस्ट, एंड वो कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए आई गेस थोड़ी कॉस्ट लगेगी, थोड़ा डिप्रिसिएशन इफेक्ट आएगा. तो आई थिंक मैं इस बात पे थोड़ी सी अगर क्लैरिटी इफ यू हैव, आई वुड बी ग्लैड So टू नो. I think they will continue with the asset light model, in which they will outsource their products from countries like Bangladesh, Vietnam, where the manufacturing cost is too less, even lesser than India. So they will rely on that model. और काफी कंपनियां हैं, जैसे मेट्रो का आप देखोगे तो मेट्रो का भी सारा कुछ आउटसोर्स ही होता है, और अपना सिर्फ ब्रांड पे वो लेवरेज करते हैं, ब्रांड पे वो अपना सारा प्रोडक्ट्स बेचते हैं. सो आई डोंट थिंक they will set up any manufacturing facility in India. They might set up in Bangladesh or any other country where the labor cost is low, labor cost is lesser than India, but I don't think they will set up any facility in India. बाहर वो कर सकते हैं, बट इंडिया में बहुत कम चांसेस है, और उनको इसी पे रिलाई करना चाहिए, बिकॉज इनमें उनके रिटर्न्स काफी इंक्रीज आते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको पूरा वो वैल्यू चेन कवर करना पड़ता है. आपको ही रॉ मटेरियल आउटसोर्स करने पड़ते हैं, उसका भी इम्पेक्ट आपको ही लेना पड़ता है, जबकि आउटसोर्सिंग में आपके मार्जिन काफी हद तक एक वो लीनियर रहते हैं, ज्यादा आपको करेक्शन कभी दिखता नहीं है. परफेक्ट. सो अब टेक्निकली आ जाते हैं. मिर्जा इंटरनेशनल शायद सेकेंड लास्ट स्टॉक है जो मेरे लिए डबल हुआ है लास्ट 3-4 महीने में. सो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग मिर्जा एट 75-80 लेवल्स. सो स्टॉक क्या है, वहाँ से जब स्टार्ट हुआ उसका रैली, तो अप्रॉक्स वेंट टू 170 लेवल्स. 170 175 लेवल्स इज ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस इन मिर्जा इंटरनेशनल एज ऑफ नाउ. सो द मोमेंट इट क्रॉसेस अबव 170 180, क्या अभी 18 तारीख हो चुकी है, 2 दिन निकल जाएंगे 20 तारीख, तो महीने के 5-6 दिन बचे. अगर मंथली क्लोज इट गिव्स अबाउट 180, और नेक्स्ट मंथ अगर 2-4 दिन ऊपर कंसोलिडेट करता 180 के ऊपर, सो बी रेडी गाइस. एक और रोलर कोस्टर स्टार्ट होने वाला मिर्जा इंटरनेशनल में. पूरे मार्केट में जो भी सिनेरियो चल रहा है, जहाँ बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो बहुत पिटाई हो रही है जिनकी, मिर्जा इंटरनेशनल इज नॉट वन ऑफ देम कि जिसकी पिटाई हो रही है. तो मिर्जा इंटरनेशनल इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी एज ऑफ नाउ. 130 लेवल्स का स्टॉप लॉस अभी आता है, करंट मार्केट प्राइस 157. सो अप्रॉक्स 15-17% का स्टॉप लॉस आता है आज की प्राइस से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं. बट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि यहाँ पे 180 के ऊपर एक बार अगर आपको नई एंट्री लेनी है, तो आप 180 के ऊपर लीजिए. मतलब एक ब्रेकआउट हो जाए तो वो बहुत सुपर हो जाएगा. बट मिर्जा इंटरनेशनल एज अ कंपनी एंड एज अ टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल रीडर मेरे लिए बहुत परफेक्ट कंपनी है, बहुत सुपर कंपनी है. इट विल गिव, इसमें मुझे मुश्किल लगता है कि शायद टाइम करेक्शन आए, प्राइस करेक्शन तो नहीं आएगा, बिकॉज ये भी एक एवर ग्रोइंग बिजनेस है. जिस मार्केट में ये है, ये एवर पेनिट्रेटिंग है. इसमें भी क्या है, एफएमसीजी जैसा है, इसमें भी बहुत, इफ यू आर, क्योंकि जो इनका रेड टेप का भी जो स्कीम चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन देखते होंगे, बट आई लिव इन अ प्लेस जो मोहित सर की जगह से थोड़ा पास में ही है, तो हमारे यहाँ के एक डेडिकेटेड स्टैंड अलोन आउटलेट है रेड टेप का. तो वहाँ जाके आप देखेंगे ना, तो आपको हमेशा फ्लैट 65% ऑफ दिखेगा. मतलब वो अलग बात है कि बेचने का प्राइस 1500-1600 रुपये ही आता है हमेशा, बट वो एमआरपी 5000 कर देते हैं. सो अगर इस रेंज पे आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो ना, तो लेदर शूज़ या थोड़े ओके स्पोर्टिश शूज़ अगर चाहिए आपको, तो रेड टेप अभी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है. आई थिंक मेट्रो को भी पीछे छोड़ देगा अगर दे कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, अगर सेम प्राइस और सेम क्वालिटी पे परफॉर्म करते रहे. सो आई एक गेस. है ना, एक यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी सबको मिलना चाहिए कि रेड टेप एक फुटवेयर ब्रांड है,
और वो अराउंड 90s से 1990s से रेड टेप एक फुटवेयर ब्रांड है। बट अगर आप उनका Q3 देखते हो, इवन आप उनका फाइनेंशियल ईयर 21 का नंबर्स देखते हो, तो उनका 50% सेल्स आता है गारमेंट्स और एसेसरीज के बिजनेस में। तो अभी वो फुटवेयर का ब्रांड नहीं रहा है, वो ओवरऑल एक रिटेल ब्रांड बन गया है, क्लोथिंग ब्रांड भी बन गया है। जिसमें क्यों, जैसे बाटा को आप कंपेयर करते हो तो बाटा के भी गारमेंट्स और एसेसरीज आते हैं, बट उसका सेल्स का अराउंड 8%, ओनली 8% पार्ट गारमेंट्स और एसेसरीज से है, जबकि रेड टेप का अराउंड 50%। और इन Q3 तो मोर देन 50% उनका गारमेंट्स और एसेसरीज बिजनेस से आया था, अराउंड 60% रेवेन्यू। तो ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि इवन मैंने अभी एक जैकेट पहन रखा है, वो भी रेड टेप का है, और अगर आप क्वालिटी वाइज भी कंपेयर करते हो तो दे आर इम्प्रूविंग, दे आर इन एन इम्प्रूविंग ट्रेंड। तो ये एक क्लेरिफिकेशन कि वो अभी फुटवेयर ब्रांड नहीं है, बट ओवरऑल एक क्लोथिंग ब्रांड भी बन चुका है, देखो 60% रेवेन्यू उनका गारमेंट्स और एसेसरीज से आ रहा है। ओके, थैंक यू मोहित फॉर दिस, बिकॉज मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। अब मैं रेड टेप को एक क्या फुटवेयर ब्रांड नहीं समझ आता, सो सॉरी फॉर दैट गाइस। तो ऑनेस्टली सर मेरे को भी मतलब पसंद रेड टेप के शूज ही थे, मेरे को भी अभी इतना हेवी रेवेन्यू है अभी पता चला। ना क्या होता है ना कि एक इमेज बिल्ड ऐसी हो जाती है किसी ब्रांड की कि आपको लगता है कि रेड टेप से जूते बना सकता है। राइट राइट। इसके बारे में इनफैक्ट हम लोग एक केस स्टडी पढ़ा करते थे, बर्नॉल के साथ भी यही हुआ था कि लोगों को लगता है कि बर्नॉल वेरी पॉपुलर क्रीम एंड वो लगता है कि बर्न्स के लिए होते हैं, बट इट्स एक्चुअली फॉर कट्स एंड वुंड्स एंड एवरीथिंग, एंड तो वो एक इमेज ब्रांड इमेज बन जाती है जो वो हो जाती है। एब्सोल्युटली। प्लीज कंटिन्यू ब्रेकआउट चैट सर, आपकी एनालिसिस एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। सॉरी यार तो इंटरप्टेड। हाँ, नो नो इशू। सो 175 180 का मतलब अगर थोड़ा सेफ ही रहना है, मतलब इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बोलो कि नहीं सर मेरे को ब्रेकआउट में नहीं करेगा, तो बहुत लोग मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, तो कहीं पे भी मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। अगर 20 मूविंग एवरेज के आसपास मिले, मतलब आई डोंट यूज मूविंग एवरेजेस, बट अगर किसी को 20 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ये मिले तो वहाँ पे बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस मैं बता सकता हूँ आज की डेट में, स्टॉप लॉस कम्स एट 130 लेवल्स, तो 130 लेवल्स इज अ स्टॉप लॉस, कहीं पे भी बाय कीजिए। अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं 180 लेवल के ऊपर, मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी है, आई विल ऐड माय क्वांटिटी, मैं थोड़ा पिरामिड कर लूंगा इसको। सो आई एम लुकिंग एट दिस वे, बट एब्सोल्युटली बुलिश ऑन मिर्जा इंटरनेशनल। जो इनपुट मोहित ने दिया, these are very well valid, सेल्स और रिजल्ट्स में तो बहुत दिख ही रहा है, चार्ट्स पे भी सुपर्ब चार्ट है। सो लेट्स सी, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन मिर्जा इंटरनेशनल एज ऑफ नाउ। Right. Great, great. तो once again audience, if you want to check out this portfolio, link पिन कर रखा है ऊपर ही मैंने स्पेसेस पे, अपनी इसी पर्सनल प्रोफाइल से मैंने अभी भी उसको ट्वीट किया था। You can just click on that link. If you don't have Trinker, it will help you download Trinker. If you already have Trinker, you land on Mohit sir's portfolio, जिसके 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए अभी। मोहित सर, एक brief sum up would you like to give before we go to audience questions? श्योर। तो जो शुरुआत में बोला था वो काफी लोगों ने अगर मिस कर दिया है, तो Q3 रिजल्ट्स में आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन दिखेगा। काफी कंपनियां कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी छोड़ के, कुछ सिलेक्टिव जो ब्लू चिप्स अपन बोलते हैं लार्ज कैप में, कुछ कंपनियां छोड़ के आपको सब में मार्जिन प्रेशर दिखेगा, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन, जो कि कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से आया है। तो ओवरऑल एक ये पूरा साइकिल चलता रहता है, प्राइसेस वापस कूल ऑफ होंगे, कमोडिटीज के प्राइसेस कूल ऑफ होना चालू होंगे, फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, तब डिमांड भी थोड़ा नीचे आएगा और प्राइसेस वापस से कूल डाउन होंगे, वापस से लिक्विडिटी आता है, तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहेगा हमेशा। बट ओवरऑल Q3 देखते हुए नियर टर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, बिकॉज Q3 में मार्जिन प्रेशर दिखा था, और ज्यादातर जो भी कॉन्कोर्स थे उनमें कंपनियों ने भी बोला कि इन्फ्लेशन इज क्लियरली विजिबल एंड इट इज हियर टू स्टे, बिकॉज आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपका बेसिक एक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, और जब तक वो नीचे नहीं आता है तब तक ओवरऑल इन्फ्लेशन भी हायर लेवल पे रहता है। तो वो एक आपका बेसिक इंडिकेटर है, और इन्फ्लेशन यहाँ पे रहेगा अगले एक क्वार्टर दो क्वार्टर, वो कोई नहीं जानता, बट इन नेक्स्ट 1 ईयर यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज। सो उनका आप बस कैसा आपको बेनिफिट लेना है वो आपको प्लान बनाना है, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलेगी, और अगले 3 से 4 साल के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का अपॉर्चुनिटी वो रहेगा, बिकॉज स्टॉक्स काफी ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं अराउंड 20 to 40% हाई से।
तो भी यहाँ पे आपको ग्रोथ पे बेट लेना है या फिर वैल्यू पे बेट लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। बट इन नेक्स्ट 1 ईयर यू विल गेट मेनी अपॉर्चुनिटीज। यही एक समरी है। और बाकी हमने Q3 के जो रिजल्ट्स थे वो डिस्कस किए हमने। जो भी काफी वीक रिजल्ट्स थे, केमिकल कंपनियों के काफी वीक थे, एपीआई में जो भी कंपनियां उनके वीक थे। बट कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, लाइक लाओपला, मिर्जा इंटरनेशनल एंड बोरोसिल लिमिटेड इज। तो यही एक समरी रहेगा इस सेशन का। तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए बस। राइट राइट, ग्रेट सर। ब्रेकआउट चैट सर, आपसे भी एक समरी अगर मेरे को मिल सके। मैं सबसे वेरी वेल सेड बाय मोहित, बट मैं सबसे एक ही चीज बोलूंगा, जो स्टॉक आपने लास्ट 1-1.5 साल में मिस कर दिया था ना, कि यार आपको लगता कि मैं ये स्टॉक 150 रुपए पे खरीद लेता, आज ये 250 रुपए हो गया, तो है ना वो स्टॉकों की लिस्ट बना लीजिएगा। और आपको लगा था ना कि जो स्टॉक जिस प्राइस पे मुझसे मिस हुआ था उसका एक ट्रिगर डाल के छोड़ दीजिएगा। मैं एम प्रीटी मच थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप 10 स्टॉक की लिस्ट बनाएंगे ना तो 5 तो आपको आपके ट्रिगर प्राइस पे मिल ही जाएंगे। मैं थोड़ा बियरिश साउंड कर रहा हूँ, बट ठीक है, होना भी चाहिए थोड़ा कभी बियरिश, ऐसा गलत नहीं है बियरिश होना कभी कभी। सो आपको आपकी स्टॉक्स आपकी प्राइस पे मेजर चांसेस मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जो क्या इंडेक्स मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं ना वो चल रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी टॉप से क्या है 1000 पॉइंट ही नीचे है, बट आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखो ना तो मेजर मिड कैप स्मॉल कैप 15 से 20% करेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर द मूवमेंट अगर इंडेक्स में सेलिंग स्टार्ट होती है तो ये 15 से 20% और नीचे मिलेंगे। सो अपनी अपनी थोड़ी छोटी सी एक लिस्ट बना के रखिए, थोड़ा ग्रीडी एट दिस पॉइंट पे ना हुए, थोड़ा सा वेट करते रहिए, अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगी पक्का मिलेगी पक्का मिलेगी। नहीं मिलेगी तो क्या, फिर ब्रेकआउट ट्रेड करते रहेंगे, वो अलग मैटर है। बट अगर प्राइस के हिसाब से आपको बाय करना है कि यार ये इस प्राइस पे मिस हुआ था मुझसे एक टाइम पे, तो वो प्राइस आपको 100% मिलेगी, ऐसा मेरा छोटा सा बिलीफ है। सो ध्यान रखिए, सावधान रहे, सतर्क रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने एक शेयर भी किया है किसी का ट्वीट, काफी अच्छा लगा। हम्म। Q3 FY22 समराइज्ड। तो उसमें हाउ इज द रेवेन्यू ग्रोथ हाई सर, और एंड व्हाट अबाउट द मार्जिन्स, तो सब एकदम मायूस है। तो ओवरऑल मार्जिन्स पे काफी प्रेशर है इस बार। बट वही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कई बार रिजल्ट्स भी इतने बुरे नहीं होते, बट क्योंकि सेंटिमेंट्स वीक हो जाते हैं तो मार्केट काफी मतलब इरेशनल होता है, और वहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है ऐसे इन्वेस्टर। तो वो काफी कंपनियों में आपको मिलेगा, इवन मिल भी रहा है, जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को उनके वर्स्ट टाइम पे ऐड करेंगे तभी आप उनके बेस्ट टाइम्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो वो भी एक ध्यान रखिए। काफी कंपनियां हैं जो फार्मा में वर्क करती है एपीआईज में, उनको अभी कमोडिटी मान के सब इग्नोर कर रहे हैं। बट वैल्यूएशंस जब बहुत ही रीजनेबल हो जाते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। वहीं से आपको अगर कंपनी ग्रोथ करती है तभी आपको रिटर्न्स मिलने का पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाता है। तो कंपनीज को उनके वर्स्ट टाइम पे आप बाई करेंगे तभी जाके रिटर्न कमा पाएंगे। बाकी आप टेक्निकल साइड से भी अगर बाई करते हो, मोमेंटम भी आप खेलते हो, तो उससे आप एक अच्छा अपना कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो, आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। तो यही पूरा एक समरी है इस सेशन का। बाकी हम अब Q&A सेशन की तरफ बढ़ते हैं। राइट राइट, एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ओपन अप द क्वेश्चंस, गिव मी 1 सेकंड सर। राइट, काफ़ी सारे तो सर हमारे पास स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, बट फिर भी इनमें से मैं ऐसा करता हूँ कि ब्रेकआउट चार्ट सर आप तो फटाफट चार्ट्स देख के बताते रहो हम लोगों को जो भी आपको लगता है। एंड मोहित सर, अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक को ट्रैक करते हो तो यू कैन टेल अस अबाउट इट। लेट मी टेक एक सेक्टर स्पेसिफिक भी थोड़ा सा है। परीन सर का क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे वो व्यू जानना चाहते हैं, और इन पर्टिकुलर इन देयर शेयर्स शिपिंग के बारे में। तो मोहित सर आपसे शुरू करते हैं, इफ यू सो ट्रैक दिस। लॉजिस्टिक्स सेक्टर या मैंने थोड़ा बहुत रीड किया हुआ है। डिलीवरी का शायद आईपीओ आने वाला है, तो उस पे एक अच्छा रिपोर्ट था, मे बी आईआईएफएल का रिपोर्ट था। तो सबसे अच्छा चीज है कि जो लॉजिस्टिक्स का ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है वो अराउंड शायद 25% ऑर्गेनाइज्ड और 75% अनऑर्गेनाइज्ड है। आई माइट बी रोंग, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। बट जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो नेक्स्ट
5 से 6 साल में अराउंड 30% केगर पे ग्रो होगा। तो जो लॉजिस्टिक्स में कंपनियां उनको काफी बेनिफिट तो होगा, बट उसमें से भी काफी जो लास्ट माइल ये सर्विसेज का कंपनियां हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। सो ओवरऑल जो इसमें है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में रहते हैं उनको कितना बेनिफिट होगा वो काफी बताना भी डाउटफुल रहेगा। बट ओवरऑल लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफी एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अराउंड 75% अपना इंडियन जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और 25% ऑर्गेनाइज्ड है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है, बट मैंने कभी इतना डीप में इसके बारे में रीड नहीं किया है। आगे जो उन्होंने स्टॉक पूछा है उस पर टेक्निकल व्यू आप पूछ सकते हम्म, अगर फंडामेंटली मुझसे पूछें तो आई डोंट ट्रैक लॉजिस्टिक सेक्टर, बट जैसा मोहित ने बोला कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो फिर क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर आने का सबसे क्रीम और सबसे मस्त एग्जांपल इज टाइटन। द मोमेंट टाइटन तनिष्क के साथ मार्केट में होता था, वो गोल्ड ऑर्नामेंट सिल्वर ऑर्नामेंट का मार्केट भी ऑलमोस्ट ऐसा 20% भी ऑर्गेनाइज नहीं था। मेजर मेजर सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। आज से 20 साल बाद टाइटन क्या 10 15 20 रुपए का शेयर, क्या 2,500 रुपये हो चुका है। बट वो एक सेक्टर ऐसा था जिसपे गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन था कि धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज करें। सो जब तक ये अनऑर्गेनाइज रहेगा आई डोंट थिंक सो कि सेक्टर में कुछ ज्यादा बड़ा गेम होने वाला है। बट अब स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी शेयर शिपिंग है, तो शेयर शिपिंग ने आई थिंक 3 4 दिन पहले अच्छा मोमेंटम दिखाया था स्टॉक में, 350 तक गया था। अब दो रेड कैंडल बनती हुई दिख रही हो तो मार्केट की वजह से हो रही है, वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं। सो आई गेस अगर थोड़ा थोड़ा 290 के आसपास अगर स्टॉक अगर मिलता है तो इट्स अ गुड बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 260। मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ऊपर राइट कर सकते हैं। बट थोड़ा मैं अभी इस सेक्टर से दूर हूँ, मुझे पसंद नहीं आता कुछ सेक्टर्स, तो मैं इस सेक्टर से अभी थोड़ा दूर ही हूँ। बट अगर स्टॉक्स पे से की बात करें तो 290 के आसपास इट्स अ गुड बाय। Right, great sir. Okay, एक next question भी सर थोड़ा semi stock specific और semi sector specific है. It's one of the most intriguing sectors that I find today, and that is artificial intelligence. तो उसमें जो कंपनीज पूछी हैं शुभम सर ने, दे आर एप्पल एंड Saxoft. तो मोहित सर आप इस सेक्टर में अगर कुछ भी देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एंड इन पर्टिकुलर दीज कंपनीज यू हैव ट्रैक्ड एट एनी टाइम? हैं। नो विशु, आई हैव ऑलरेडी सेड आई डोंट ट्रेक बैंकिंग एंड आईटी। ओके ओके, स्पेसिफिकली श्योर सर. बैंकिंग और आईटी में दोनों कभी ट्रेक नहीं किया। राइट राइट. ब्रेकआउट चार्ट सर, आपका कुछ ओपिनियन इन दोनों को, सैक्सॉफ्ट और एप्पल? नहीं नहीं सर, एप्पल तो क्या है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात होगी। इतना दूर तक तो मैं जाता ही नहीं। इंडियन मार्केट इज इनफ फॉर मी। अब सैक्सॉफ्ट की बात करें तो टेक्निकली तो बियरिश हो चुका है। ये स्टॉक में एक अप ट्रेंड बना था, बट इस पे क्या कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस लेवल है 1100 1110 के आसपास। अब स्टॉक नीचे करेक्ट होते होते आया तो है, बट इसमें क्या ब्रेक डाउन हुआ और प्रोबेबली ये ब्रेक डाउन का रीटेस्ट हो रहा है। सो अगर ये स्टॉक अगर 860 लेवल्स होल्ड कर लेता है तो वेल एंड इनफ, गुड एंड इनफ। अगर उसके नीचे चला जाता है तो स्टॉक में ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय एज ऑफ नाउ तो नई बाइंग तो बिल्कुल ना कीजिए। एंड इफ यू होल्डिंग ऑलरेडी होल्डिंग इट तो आपको आपका स्टॉप लॉस पता है 860 लेवल्स। 860 लेवल्स के नीचे जाता है तो यू कैन एग्जिट। बट 860 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट सा बना हुआ है। सो क्या एक रेंज में फंस चुका है 860 और 1100 की। सो अब जब तक ये दोनों साइड में से कुछ नहीं होता है, मतलब मैं तो एनीवेज आउट हूँ स्टॉक से, बट लेवल्स इस लेवल पे आते हैं। राइट. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर सारांश सर ने पूछा है. उन्होंने पूछा है कि कैन कंटिन्यूअस प्रमोटर बाइंग बी सीन एज जस्ट अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर स्पेसिफिक स्टॉक्स, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेयर या कॉन्फिपेट, और देयर मे बी रिस्क ऑफ डीलिस्टिंग और एनी अदर नेगेटिव फैक्टर? सो टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट प्रमोटर बाइंग इन दिस एज अ कॉन्सेप्ट. So promoter buying is always positive for the companies, because if promoter is confident on the business, then only he will buy his own shares. So promoter buying is positive, but you should stick to the business of the company, because promoter buying can be misguiding at times, because sometimes promoters also think that their valuation should be much higher than what it is right now, but at the same time you should do your own
due diligence. You should research on that company, their business, what are the growth prospects. So just not going by only one parameter, you should analyze the business, analyze the growth opportunity, total addressable market for the company, and what are the valuations currently. So if the valuations are cheap and the promoter is buying, you are confident of growth. Even if you check Mirza International, so promoters started buying from around 60 rupees and currently it is trading at 160 rupees. Even you can check Confidence Petro. So there are many examples where promoters started buying at very lower levels, valuations were also cheap. So at that point of time, when you can clearly say that yeah, the worst is behind and now the company is ready to grow, then you can see that as a positive sign. But if the valuations are expensive, promoters are buying, and there is minimal possibility of growth in near future or in medium term, then it should be an avoid for you. So overall, a business analyst will always win over a stock analyst in longer time frame. So your focus, you should focus on the business, you should focus on the growth opportunities by just not focusing on only one parameter, which the question was about. So just not don't focus on promoter buying or selling, focus on the business, because even if the promoter is selling, even if the promoter has sold 1% of his equity, so that doesn't mean that he is bearish on or he is not willing to grow his business. So just focus on the business, focus on the sector, analyze and research. Right. Thank you so much for that, sir. Breakout chat, sir, would you like to add something to it? मेरा मानना ये है कि प्रमोटर बाइंग का ना, पहली बात तो है ना, डे टू डे बेसिस पे बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखनी चाहिए। स्क्रीनर पे जाइए, सबसे लास्ट में प्रमोटर होल्डिंग, एफआई होल्डिंग, डीआई होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग दिखाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर नेट नेट अगर बाइंग है तो ही मानिएगा कि एक्चुअली में प्रमोटर ने बाय करा है। क्या होता है ना, आज आपको लगता है कि 1 लाख शेयर किसी स्मॉल कैप कंपनी में प्रमोटर ने बाय करे, वो हो सकता है 4 दिन बाद वो वापस बेच दे। तो ये जो आज आप करंट देख रहे हैं कि स्टॉक 20% बढ़ गया, प्रमोटर ने बाइंग करी है, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो आई पर्सनली व्हाट बिलीव इज कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंक्रीज हो रहा है नेट नेट, तो ही मानिए कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल मत मानिएगा कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं। क्योंकि आप नेट ऑन नेट देखेंगे ना बहुत बार, तो आज प्रमोटर बाय करेगा, अगले महीने या अगले हफ्ते फिर बेच देगा। तो आपको लगता है इस बार तो प्रमोटर ने खरीदा तो स्टॉक ऊपर चला गया, और जब प्रमोटर बेचने लगता है तो लगता है कि आज स्टॉक प्राइस से ऑलरेडी 10% या 15% नीचे होता है। तो ना ना ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए कि प्रमोटर क्या कर रहे हैं, और अगर प्रमोटर बाय कर रहे हैं, डीआई बाय कर रहे हैं, एफआई बाय कर रहे हैं, तो उसके पीछे की कुछ ना कुछ ना लॉजिक होता है। क्योंकि कोई भी एफआई या डीआई डीआई के पास तो क्या भी बहुत पैसा हो चुका है, मतलब ऐसा कोई यहाँ पे डीआई सुन रहा हो तो सॉरी फॉर दैट, बट डीआई के पास तो भी पैसा है, तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं मल्टी कैप फंड के नाम पे। बट अगर एफआई कहीं बाय कर रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको लगता है कि कुछ चेंज होने वाला है, तो 100% वो लोग गलत नहीं होते, अच्छा डिसीजन होता है उन लोगों का बाय करना। सो एफआई या डीआई बाइंग या इवन प्रमोटर बाइंग, या स्टॉक, क्वेश्चन स्टॉक्स पर मतलब क्या प्रमोटर स्पेसिफिक था, तो अगर प्रमोटर बाय कर रहे हैं तो इट्स वेल इन इनफ, नथिंग टू वरी अबाउट। हो सकता है वो ट्रैप हो, तो आप क्वार्टरली वेट कीजिए, और आपको लगता है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बाय कर रहे हैं, और फिर आपको लगता है कि या कंपनी का मार्जिन बढ़ रहे हैं, हो सकता है कंपनी का सेल बढ़ रहा है, या कंपनी ने कोई नया डिवीजन स्टार्ट करा हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो उसके पीछे की एक बैकिंग रीजन होना चाहिए। वरना क्या है, कोई अपनी कंपनी के शेयर खुद कभी नहीं खरीदता अगर उसको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दिखता। क्योंकि जो रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल जनरेट कर सकता है, हो सकता है वो कहीं और से भी जनरेट कर सके। सो उसके पीछे की एक बैकिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो 99% ट्रैप ही होगा। Right. ओ Uh, yeah. Thank you so much for that, sir. Next question, sir. Patel sir ने पूछा है कि the current situation in the market is under pressure, and this will affect Q4 performance of the company's bottom line. Please share your view for the retail investors and how they can make the most of this situation. So I think the way to uh,
avail maximum benefits from this situation is to buy good companies on declines. In their worst times, you should buy those companies. So there is a very famous quote from Mr. Warren Buffett that you should invest in red and enjoy the green. So you should invest when there is blood in the streets, even if the blood is yours. So the best way to maximize the benefit from this rising opportunity is to buy good quality companies on declines in their worst times. There will be some companies which will come back stronger from these times. There will be some strong franchises, like if you see some companies like Metropolis, which posted weak Q3, they will come back stronger. Companies like Newton Laboratories, which are facing their worst times in the uh, recent past. So companies like these, if you buy them at their worst times, then only you can enjoy their best. So the best way is to buy those companies and keep on buying them in staggered manner rather than going lump sum. So if you keep on buying in staggered manner, like dividing your capital into four parts and allocating that in 4 quarters equally, so you should plan accordingly. You should have a goal and invest accordingly. This is how I think you can maximize your profits, maximize your returns. Right. Great. Thank you so much for that, sir. Breakout chat, sir. What's your view on this? मेरा ओपिनियन सेम ही रहेगा। आप जो बोला ना कि जो स्टॉक मिस कर रहे हैं उनका जिस प्राइस में मिस कर रहे ट्रिगर लगा के रखिए। अगर आ जाए तो ले लीजिएगा, नहीं आए तो क्या है, थोड़ा थोड़ा मोहित सर को फॉलो करते रहिएगा। वो उन्हें पता है कि कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे वापस ऐड करना है, तो वो आएगा ना तो वो अपने आप अपडेट कर देंगे। सो नथिंग टू वरी बिल्कुल अबाउट। नहीं, मेरे को प्राइस का नहीं पता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भी बिजनेस है वो खराब अभी अगर कर रहा है, जैसे कि किसी को अगर नायका बहुत महंगे वैल्यूएशन पे पसंद नहीं था, अभी आधा हो जाता है, और किसी को इन्वेस्ट करना था बट महंगे होने की वजह से नहीं करा, तो वो अभी कर सकता है। तो नायका में मेरा मोहित, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ हाँ, एग्जांपल है। या फिर कोई भी दूसरा शेयर हो, डी मार्ट हो या फिर रिलायंस, बाई एनी चांस करेक्ट हो जाता है, तो किसी को अगर वैल्यूएशन बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहे थे और वो करेक्ट होते हैं और स्टिल वो इन्वेस्ट नहीं करता, तो फिर तो वो एक्सक्यूज ही रह जाएगा कि ऊपर में भी एक्सक्यूज, नीचे में भी एक्सक्यूज। तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे आपको एक्सक्यूज करने वाले लोग मिलेंगे, तो कोई ना कोई रीजन हमेशा होता है इन्वेस्ट ना करने का। बट एक टाइम पे जब वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो जाते हैं, तब आपको इन्वेस्ट करने का रीजन निकालना पड़ता है। स्टिल वो टाइम काफी अभी दूर है, जिस हिसाब के जियो पॉलिटिकल या फिर मैक्रो डेटा भी हम देखते हैं जो सिचुएशन है। बट स्टिल वैल्यूएशन जब रीजनेबल हो जाएंगे तब इन्वेस्ट करने से पीछे मत हटिए, स्टेगर्ड मैनर में जाइए। मेरे को 4 क्वार्टर में या 4 महीने में, 5 महीने में इतना डिप्लॉय करना है धीरे धीरे डिक्लाइन पे। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, प्राइसेस मुझे नहीं मालूम होते, बट अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी में आपको लगता है कि ग्रोथ आएगा, अभी थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है, तो वो परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। सो क्वाइट पॉलिटिकली वेल आंसर्ड बाय मोहित। बट ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट वही बात बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी को ढूंढते रहिए। अब अच्छी कंपनी की डेफिनेशन तो अब देखो सर सबकी अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए हो सकता है कि अच्छी कंपनी वो कंपनी जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। अब उसके फंडामेंटल ज़्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड मोहित के लिए एकदम ही अपोजिट है। उसके लिए फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले वो टेक्निकली या किस प्राइस पे अभी अवेलेबल हो। तो आपको अपना एक फोटे ढूंढना पड़ेगा कि आपको फंडामेंटल बाइंग करनी है, टेक्निकल बाइंग करनी है। अगर मैं टेक्निकल बाइंग की बात करूँ तो टेक्निकल बाइंग जीवन भर मिलती रहेगी। बट अगर फंडामेंटल बाइंग की बात करो तो एक प्राइस होती है कि हाँ इस प्राइस पे ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो बाय करनी चाहिए। बट वही बात है, क्या सब चीज़ का सम अप एक ही आता है कि क्या है, आप अपने अपने ट्रिगर लगा के रखिए और अगर प्राइस आ जाए तो एंजॉय है ना। फिर सोचना मत कि यार अभी ये स्टॉक 200 का 150 आ गया है, अब मार्केट गिर रहा है, अब ये 150 का 100 हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो है ना, जब आप 150 पे खरीदते तब भी खरीदते ही ना, तो तब एक्सक्यूज मत दीजिएगा। जिस प्राइस पे आपने सोच लिया कि इसको बाय करना है, अगर वो आ जाए तो फिर बाय कर लीजिएगा। क्योंकि मार्केट रिबाउंड करना एफ आई 2 दिन में बाइंग शुरू कर देंगे ना,
तो 2 दिन में सारे स्टॉक 10-10% ऊपर हो जाएँगे, फिर वो जो अपॉर्च्युनिटी आई थी ना वो भी चली जाएगी। अब मैं कोई स्टॉक की यहाँ पे वो नहीं दे रहा हूँ कि ये ऐसा बाय करना ही करना है या सेल करना ही करना। ना, ना, आई एम नॉट डूइंग दैट, बट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम भी रिटेल ही हैं, हम ऐसा कोई ज़्यादा बहुत बड़ा काम करते नहीं है। बट वही अप्रोच से काम करते रहिए एंड मार्केट विल रिवॉर्ड यू। Right. Thank you so much for that, both of you. ठीक है. So next question is actually दो लोगों ने उस पे हम लोग को पूछ किया कि वो पूछा जाए. So एक स्टॉक है जैक्सन फार्मा. इस पे आई एम नॉट श्योर मोहित सर आप ट्रैक करते हो इसे फंडामेंटली या नहीं, एंड ब्रेकआउट चार्ट सर अगर आप चार्ट देख के बता सको या ट्रैक कर रहे हो इसको तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. मैं ये स्टॉक ट्रेड कर रहा हूँ, आज स्टॉक ने 20% सर्किट मारा है, सो मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि स्टॉक में क्या हो रहा था। तो स्टॉक में मतलब मोहित, ये आपके लिए मतलब फार्मा कंपनी है तो शायद आपके इंटरेस्ट के लिए हो सकती है कंपनी, हो सकता है आपके रडार पे भी हो। तो क्या है, 150 करोड़ की कंपनी है या 450 करोड़ की कुछ कंपनी है, क्लीन कंपनी, डेट ज़्यादा कुछ है नहीं। माय फैमिली बिजनेस इनटू मेडिसिन्स, इनटू फार्मास्यूटिकल्स। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा मेरे डैड से मैंने पूछा था कि ये जैक्सन पॉल फार्मा कैसी कंपनी है? तो ये 3 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की। तो इस साइड की कंपनी पुरानी हो चुकी है, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। तो बट देन आई वेंट टू ऑन स्क्रीनर, मैं देखूँ से कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो स्टॉक के 180 के आस-पास होवर कर रहा था और नीचे बहुत प्यारा सा है ना सपोर्ट, मतलब एक है ना एक्यूमुलेशन ज़ोन सा बन चुका था, वॉल्यूम बहुत ब्रिलियंट था। तो मेरे लिए अब वो क्या है, फंडामेंटली मेरे डैड ने बोला कि कंपनी पुरानी हो चुकी है, एवरीथिंग ब्ला ब्ला। सो बट मेरे लिए क्या होता है ना, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि यार कंपनी तो मतलब स्टॉक बहुत बढ़िया है। तो आई वेंट ऑन इट और मैंने बाय करा है स्टॉक को। अब स्टॉक में आज कुछ तो न्यूज़ थी कि किसी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप करा है फॉर ब्ला ब्ला प्रोडक्ट। तो वो स्टॉक की न्यूज़ पे स्टॉक आज 20% ऊपर था। स्टॉक में एक मल्टी ब्रेकआउट है। स्टॉक यहाँ से अगर मुझसे पूछो तो डबल हो सकता है। अब नॉट अ रिकमेंडेशन, हो सकता है आज का न्यूज़ के बाद फॉल्स हो जाए, स्टॉक रिवर्स कर जाए। आई एम नॉट लायबल फॉर एनीथिंग, मैंने कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दी है। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। बट स्टॉक अगर मुझसे टेक्निकली आज पूछा जाए तो हो सकता है इस वीक में अगर मुझसे पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, तो मेरे लिए वो जैक्सन पॉल फार्मा था। दिस इज टेक्निकल वी माय व्यू ऑन दिस। मैंने मेरी थोड़ी क्वांटिटी आज बुक भी कर ली है। मैं कुछ गलत नहीं बोलता, ना मैं किसी से कुछ छुपाता, जो था मैंने बता दिया। ओवर टू यू मोहित नाउ, इफ यू आर ट्रैकिंग दिस। So I am not tracking it, but मैंने इनका लास्ट जो अपडेट है वो देखा, तो उन्होंने कुछ सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है विद रिलेटेड पार्टी. So the company has entered into an agreement with Suvinis Developers Private Limited for supply of product dydrogesterone, and will supply it to Jagsonpal Pharma as per the terms. Okay, so it is a related party of Jagsonpal Pharma. So Jagsonpal Pharma का ही related party है. वो इसको ये जो मॉलिक्यूल है या जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करेगा, बस ये अग्रीमेंट हुआ. बट मैं इतना डीप में ट्रैक नहीं करता हूँ इस कंपनी को, बहुत छोटा कंपनी है, अराउंड 550 करोड़ का मार्केट कैप है. बट ओवरऑल नंबर्स काफी ठीक है, बैलेंस शीट भी काफी अच्छा है. बट इन फ्यूचर क्या मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा. बट ओवरऑल ठीक है, मतलब कंपनी नंबर्स वाइज ठीक है. राइट. Thank you so much for that, sir. Okay, so next question is कि एस के बारे में है कि इसमें प्रमोटर्स की काफी बाइंग दिख रही है. तो इज समथिंग बिग कुकिंग अप इन एस, या इस पे इन जनरल आपका क्या व्यू है? एस आई थिंक एक्शन कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनी है, दिस हैज बीन मतलब फेवरेट फॉर क्वाइट अ वाइल फॉर क्वाइट अ फ्यू पीपल. तो मोहित सर अगर आप इसको ट्रैक कर रहे हो इसको. नहीं, आई एम नॉट ट्रेकिंग दिस कंपनी. ओके. ओके, ब्रेकआउट चार्ट बट सर. ये हाँ, सर. ये कंपनी में ना पहले क्या है, इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है ये। इंडिया में क्या है, जब प्रॉक्सी प्ले होता है ना तो सबसे पहले क्या हुआ, हम सबको लगा इंफ्रा में इंफ्रा प्ले होगा, इंफ्रा प्ले होगा। तो अब सबको लगा कि जेसीबी की जगह एस चलेगा। तो स्टॉक में क्या बहुत मस्त तेजी बनी, स्टॉक 150 160 का 270-80 चला गया। अब उसमें क्या स्टॉक में टाइम करेक्शन आता जा रहा है, अब सबको लग रहा है कि इसके अंदर प्रमोटर बाय कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसका जो Q4 आने वाला है
वो एक डिसाइडिंग नंबर है कि इसमें कैसा आने वाला है। सो एज ऑफ नाउ स्टॉक से थोड़ा दूर रही है, 200 के आसपास इसका कोई सपोर्ट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा अभी ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक हैव सम इंटरनेट इशू, तो मैं चार्ट नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ इसका, बट मुझे 1 सेकंड अगर दो तो मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ वापस। Yeah, हाँ, definitely. बराबर स्टॉक में 200 के आसपास का सपोर्ट जोन है, स्टॉक हमेशा वहीं से बाउंस कर रहा है, बट अगर एक सपोर्ट जोन को ज़्यादा बार हिट करोगे ना तो वो भी वीक हो जाएगा। सो 200 का स्टॉप लॉस है स्टॉक के अंदर, बट ये क्या वही प्रॉक्सी प्ले है कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो इसके इक्विपमेंट बढ़ेंगे, शायद डेट फ्री कंपनी भी है, तो ऐसा प्ले चला था आज से 3-4-5 महीने पहले का स्टॉक में। फिर क्या है वो रिटेल फंस जाता है, फिर अब टाइम करेक्शन के साथ वैल्यू करेक्शन भी आ रहा है, सो अब इसके अंदर थोड़ा डिसाइसिव मूवमेंट, अभी क्लैरिटी नहीं है स्टॉक में, तो आई विल बी स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस स्टॉक नाउ एज ऑफ नाउ। Great, thank you so much. Mohit sir, did I interrupt you? You were saying something, I think. नो विशु, मैं यही बोल रहा था चार्ट पे व्यू ले लेते हैं, अब थोड़ा ऑडियंस क्वेश्चन भी ले लेते हैं अगर कुछ है तो। Yeah, these are audience questions, sir. ओके, So what I did लिसनर्स के was, क्वेश्चन, सॉरी लिसनर्स के क्वेश्चन। yeah, listeners question. So what we are doing is, जो ट्रिंकर की प्रोफाइल पे इस समय ट्वीट पिंड है, उस पर आई हैव रिक्वेस्टेड आवर लिसनर्स टू कमेंट इन द उस ट्वीट पे, उस पिन ट्वीट पे। ये हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस है, उन्होंने टाइप किए हैं, सो आई एम टेकिंग देम वन बाय वन, एंड उसमें भी व्हाट वी डू इज जनरली दिस वे अदर्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट। जो क्वेश्चंस उनको अच्छे लगते हैं, प्लीज लाइक द क्वेश्चंस यू लाइक, और जिस पे ज्यादा लाइक्स होंगे तो वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, तो एक ओवरऑल हो जाता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट सर, एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, इनमें से कोई भी अगर मोहित सर आप ट्रैक करते हो या ब्रेकआउट चैट सर आप ट्रैक करते हो तो वी कैन डिस्कस देम। आई विल रीड आउट द नेम्स: दीपक नाइट्रेट, IEX, VST Trills Tractor. सो विशु, लेट्स डू वन थिंग, हम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सेक्टर्स की तरफ आ जाते हैं, कुछ सेक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस हो या फिर कुछ अदर देन स्टॉक्स क्वेश्चंस हो, स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अलावा कुछ हो, वो थोड़े लेते हैं। मैं देख लेता हूँ एक्चुअली ज्यादा, हाँ आई मीन, बट मैं ये क्वेश्चन तो आंसर कर देता हूँ, आया है तो Okay. तीनों के लिए एक ही चीज, तीनों बेयरिश है, तीनों से दूर रहिए अभी। थैंक यू। ओके ग्रेट सर। ओके, नहीं मेरे पास सर अभी यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आए हैं ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक ही दिख रहे हैं मुझे। आई विल जस्ट रिफ्रेश द पेज, लेट्स सी अगर कोई उसके बाद कोई मेरे को दिख जाए सेक्टर स्पेसिफिक। So we have a few people who have requested here on the podcast as well. थोड़ा सा उस पर ले लें सर। हाँ बिल्कुल। Okay. So I'll add them as speaker. Haritha, are you there with us? You're on mute. Okay, I think dropped. Hello, Junaid sir, are you there with us? Hi, am I audible? Yes, you are. मोहित जी ने बोला कि let us bring in sectors, but one last question from my side, specific to the stocks. It is regarding Ultratech Cement. Basically, the daily chart has closed below the support levels. So I want to know what could be the next support levels in this, or any view on this particularly. So चार्ट पे तो This question is for Mohit sir as well as Breakout sir. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, इफ यू कैन रिपीट। Ultratech Cement. गिव मी अ सेकंड। Right, so it's a request to our audience. So stocks में क्या होता है कि meanwhile while breakout charts checks the stock, stocks में क्या होता है कि जिसको चाहिए होता है वो वाला stock discuss होता है, but for the rest of the audience who are not tracking it, it becomes slightly boring. So audience, if you have some sector specific or broader questions about investing, trading, technicals, so that would be a more fruitful discussion where we have here we have two of
I can say stalwarts of fundamentals and technical. So let's make the best of it. Instead of stocks, let's try to discuss more sectors and general questions that can be more helpful for everybody. तो इफ मैं आज में अल्ट्राटेक सीमेंट आज डेली के साथ वीकली कैंडल बना है और ये एक बियरिश जोन में जा चुका है, जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, स्टॉक ने आज तोड़ दिया। तो अब बियरिश स्टॉक्स के लिए एक अलग क्राइटेरिया होता है टू ट्रेड देम। अगर ये लोग अगर अपने रिटेस्ट की तरफ जाते हैं तो इनमें परफेक्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनती है। सो वेट फॉर द फॉलोइंग कैंडल, मंडे ट्यूसडे की कैंडल देखते हैं। अगर ये रिटेस्ट करने आती है कैंडल तो इट वुड बी अ शॉर्ट कैंडिडेट। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर, मतलब मैं कहीं तो ट्वीट पे पढ़ रहा था, समवन ट्वीटेड इट कि पूरा सीमेंट सेक्टर का आरएसआई इज ओवरसोल्ड राइट नाउ, कि सब ऑलमोस्ट 30 के आसपास आ चुके हैं। सो एक हो सकता है बाउंस आता हुआ दिख जाए सेक्टर में, पर अल्ट्राटेक सीमेंट के अलावा मैं इंडिया सीमेंट फॉलो करता हूँ, मैं स्टार सीमेंट फॉलो करता हूँ, बट मुझे एज सच अभी कोई किसी सीमेंट स्टॉक में बाइंग दिख नहीं रही है। सो स्टॉक स्पेसिफिक था तो मैंने स्टॉक भी बता दिया एंड थोड़ा सेक्टर भी बता दिया, बट दोनों एज ऑफ नाउ थोड़े बियरिश लग रहे हैं। Okay, thank you, sir. Right. Rohit sir, are you there with us? Hi. Yes, Yeah. sir. Please ask your question, sir. Yeah, I mean, regarding that green hydrogen, like nowadays seeing a lot of tweets on this, like want to know the details, like any stocks are there in this sector also? So, Rohit, still this green hydrogen theme is at a very nascent stage as of now, because very few companies can afford to enter into this space, because manufacturing green hydrogen is a very capital intensive task, where you will require billions of dollars for setting up power plants at first, then electrolyzers, manufacturing facility, then green hydrogen production facility. So Reliance is doing that. Reliance has announced its plans to invest approximately 10 billion of US dollars into 4 gigafactories, where they will be manufacturing electrolyzers as well. They will be manufacturing PV modules. They will be setting up solar power plants and all the renewable power plants, which will then be used into green hydrogen manufacturing. So capital requirement is quite high. So companies like Reliance or groups like Tata, or even I think Adani also has some great plans into green hydrogen. But you will find some proxy players which are into some of the chemicals which are used into producing the membranes of these hydrogen cells. So you will have to research on this sector. You will have to find some proxy players, like there is uh, a product called PTFE, which is used into the membrane of alkaline cell or something like that in electrolyzers of green hydrogen, which is manufactured by SRF, which is manufactured by Gujarat Fluoro. So there will be some proxy players. You can check them out. But if you are looking for direct plays into green hydrogen, then Reliance Industries is a company which can be looked out, which is working quite aggressively. They have already announced their plans into blue hydrogen, which is manufactured through captured carbon. They are targeting uh, $1 cost for manufacturing green hydrogen, for producing green hydrogen by 2030, which is quite an aggressive target and an uphill task as well. So Reliance is a company which comes into my mind whenever I talk about green hydrogen. So I think that is a company, but we will get to know about the proxy plays once the clarity comes. Okay. Yeah. It will be good, like if you provide a thread on this topic in Twitter. Like. Yeah, sure, Rohit. I'll try to post a thread on. I have already posted many tweets on green hydrogen. I have posted a thread as well.
So you can check that out. If you type green hydrogen and then @ my user ID, then you will find all the tweets regarding green hydrogen. I have already posted one thread, but yeah, I'll post one more thread in a quite detailed way. Sure. Thank you. Sure. Right. Yeah, suggestion Great. taken, Rohit. Thank you. Great. Thank you so much for that, sir. सर हमारे पास कमेंट्स में कुछ एक क्वेश्चंस और आए हैं नॉन स्टॉक स्पेसिफिक, सो आई थिंक वी कैन ट्राई टू टेक देम अप नेक्स्ट. शुगर सेक्टर पे एक व्यू पूछा है अंबरप्रीत सर ने, और मुकेश सर ने ब्रीफ ऑन एग्जिट स्ट्रेटजी पूछा है. सो इफ वी कैन कवर दीस टू टॉपिक्स. तो शुगर सेक्टर तो सिक्लिकल है, मतलब शुगर का नाम सुनते पहला दिमाग में होता है सिक्लिकल, और गवर्नमेंट पे काफी डिपेंडेंट है, पॉलिसीज पे काफी डिपेंडेंट है. बट जो भी इथेनॉल का अभी चल रहा है उसकी वजह से शुगर शेयर्स को काफी बेनिफिट हुआ है. बट शुगर भी वही सेक्टर है जिसको मैं ट्रेड नहीं करता, तो बहुत ज्यादा व्यू नहीं दे पाऊंगा. बट सिक्लिकल है, अभी उनका साइकिल चल रहा है, तब तक चल रहा है. एक वो स्ट्रक्चरल आपका इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ कोई सेक्टर नहीं है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके 3 से 4 साल रख सकते हैं, वैसा कोई सेक्टर नहीं है. राइट. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. एंड एग्जिट स्ट्रेटजी पे सर मैं दोनों से ही आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की एग्जिट स्ट्रेटजी पे अगर आप कोई ब्रीफ दे पाए. एग्जिट में तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपका थीसिस जो आपने बनाया होता है, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, आप कुछ एक अपना प्रोजेक्शंस बना के चलते हो, नंबर्स में आप प्रोजेक्शंस बना के चलते हो. बाकी आपका एक थीसिस होता है कि प्रमोटर्स के क्या स्टेप रहेंगे, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी के क्या स्टेप्स रहेंगे इन फ्यूचर. तो अगर उस पे आपको कुछ भी ऐसा क्लैरिटी ना हो, तभी आप एग्जिट करते हो जनरली. और या तो आपको प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा प्राइस अप्रिसिएशन मिल जाता है, तो आप कुछ पार्ट अपने इन्वेस्टमेंट का एग्जिट कर सकते हो. वो एक मैं मेथड फॉलो करता हूँ. बाकी तो टेक्निकली ब्रेकआउट चार्ट से ज्यादा बताता हूँ. ब्रेकआउट चार्ट सर आपसे दोनों ही शुगर सेक्टर भी और ये वाला क्वेश्चन भी दोनों ही आपसे करना चाहूंगा. दो अलग अलग सेक्टर. शुगर वो जैसे मोहित ने बोला कि सिक्लिकल है, बट इसमें थोड़ा अभी क्या इथेनॉल प्ले चल रहा है, तो क्या गडकरी जी आके कुछ भी बोल देते हैं कि इथेनॉल का प्लांट डलेगा, तो इथेनॉल और शुगर स्टॉक्स में बाइंग आ जाती है. बट ये क्या है, इनकी साइकिल अब थोड़ी जल्दी खत्म होने वाली है. तो शुगर स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता, मतलब मैं तो क्या प्राज और थोड़ा द्वारिकेश ही ट्रेड कर रहा हूँ अभी तक. सो नॉट मच इनटू शुगर स्टॉक्स, बट इनकी साइकिल है और इथेनॉल प्ले है, तो ये चलते रहेंगे. बट जो अभी एकदम से लास्ट 1-1.5-2 महीने में अपन ने मूव देखा था, वो आई थिंक शायद अब स्लो हो जाएगा. राइट. ग्रेट सर. एंड ऑफ कोर्स सर आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या रहती है उसके बारे में भी प्लीज कुछ बताइए. एग्जिट स्ट्रैटेजी मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करती है. जैसा भी मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज होने के मूड में, तो आई बुक में फर्स्ट लॉट जो हाफ लॉट होता है वो 20-25% के बीच में कहीं भी बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या एक सेफ रिटर्न तो चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर मार्केट है, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने ही पड़ते हैं. और बाकी को मैं ट्रेल करता रहता हूँ. जब मुझे लगता है कि स्टॉक में वॉल्यूम ड्राई हो चुकी है, अब ऐसा कुछ बचा नहीं है स्टॉक में आने के लिए, तो मैं मेरी बाकी क्वांटिटी बुक करता हूँ. बट मेरी पहली क्वांटिटी तो 20 से 25% के बीच में कहीं ना कहीं हाफ क्वांटिटी तो बुक हो ही जाती है. तो 20-25% इज द बेयर मिनिमम मुझे जो भी चाहिए होता है. अभी नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, बट ठीक है, आई ट्राई कि मैं 20% तक तो स्टॉक को होल्ड कर ही लूँ. ग्रेट सर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. तो सर अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को बातें करते हुए. सो जैसा कि मैं हर रोज बोलता हूँ, बैटिंग आप लोगों को करनी है, मेरे को तो बस बॉलिंग करनी है. तो जैसा आप लोग कहो, आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास क्वेश्चंस काफी सारे हैं, ऑडियंस ने भी काफी सारी रिक्वेस्ट भेजी हुई है हमें, या तो नेक्स्ट टाइम भी ले विशु, सकते हैं. जब बॉलिंग करते हो ना, तब बहुत बड़ा रनअप लेके फिर आपको पूरा एकदम दम लगा के बॉल फेंकना पड़ता है, तो ज्यादा आपको मेहनत करना है. हमें अपना व्यू देना है, हमें सिर्फ पेट अपना चलाना है. नहीं, मेरा रनअप सर मेरी ऑडियंस मेरे लिए कर देती है, मेरे को बस घुमाना होता है. तो और रादर मैं बॉलिंग भी नहीं कर रहा, एक्चुअली बॉलिंग ऑडियंस कर रही है, मैं बस अंपायर बन के खड़ा हुआ हूँ एक जगह. तो आप बताओ सर, वी कैन कंटिन्यू दिस नहीं, रैप सेशन. अप करते हैं, अभी काफी टाइम हो गया ओके. है. हम राइट. वापस कभी सेशन करेंगे. काफी मजा आया आज. मतलब ऐसे क्या बिल्कुल. बातें हो जाती है, एक टेक्निकल व्यू भी हो जाता है, फंडामेंटल्स तो वर्क करते हैं अगर आपका व्यू काफी लंबा हो.
बट शॉर्ट टर्म में आप टेक्निकल से भी काफी अच्छा आइडिया ले सकते हो। राइट तो राइट इसीलिए मतलब आज ये काफी अच्छा रहा सेशन। राइट, डेफिनेटली बहुत मजा आया सर, एंड ऑफ कोर्स वील डू दिस वंस अगेन नहीं, मेनी मोर टाइम। एंड थैंक यू सो मच मोहित सर, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, हमारे साथ इतना कुछ डिस्कस करने के लिए। ब्रेकआउट चार्ट सर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे मान गए हमारे लिए और यहाँ पे आ गए, इतना तो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स आवर ऑडियंस, इतने सारे लोग हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, 2.25 घंटे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ वेरी लवली ऑडियंस, एंड we'll see you very soon. Stay tuned for more. We'll be back. थैंक यू थैंक यू विशु विशु फॉर एंड इनवाइटिंग मी। मैं थैंक यू टू मोहित ऑल द को लिसनर्स। देख के ही हाँ बोल रहा था कि जैसा आपने बोला कि मोहित जानवी सर आ रहे हैं, तो मेरे लिए वो मतलब नो ब्रेनर था कि आधे घंटे पहले अपन ने डिसाइड करा था। बस ये एक चीज थी जो शायद क्या है अनटेरिटरी थी अपने लिए, नॉन टेरिटरी जोन में था कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों व्यूज होते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं कभी बुलाते तो सब फंडामेंटल आते हैं और कभी बुलाते तो सब टेक्निकल आते हैं। तो ये एक बहुत अलग चीज थी और इसमें एग्जैक्टली में सच में बहुत मजा आया। सो आई लाइक ये सेशन बहुत ही मजेदार रहा। थैंक यू विशु, थैंक यू मोहित फॉर letting me या speak थैंक यू today. सर, थैंक यू सर। All right. थैंक यू Good night, विशु everyone. एंड थैंक यू टू ऑल Yes. द लिसनर्स। गुड नाइट, बाय बाय। Thank you Good so much. night. Bye bye.